चलिए स्टार्ट करें। तो ये क्वेश्चन है, हमने कल ही लास्ट क्लास में क्या किया था, तो लास्ट जो प्रोबेबिलिटी वाली क्लास थी, मीन, मीडियन, मोड, क्वांटाइल, क्वार्टाइल, है ना, ये सब डिस्कस कर रहे थे। क्वार्टाइल क्वांटाइल वगैरह सब परसेंटाइल। जी, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये भी देखा था। तो अभी एक क्वेश्चन ये है, ये लास्ट क्लास में नहीं किए थे, एक बार कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सो इसको ट्राई करके देखिए। गेट 2023 का है, ये 2023 गेट का है। सो आप लोग ट्राई करके देखिए क्या आंसर आएगा। एक बार ट्राई करके बताओ मुझे क्या आंसर होगा। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? एक बार ट्राई करो। सो 2-3 मिनट का टाइम लो और ट्राई करो क्या आंसर होगा। ठीक है ना, पहले पेन चलाओ, कोशिश करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, है ना। पहले ट्राई करके कुछ लोग आंसर बताओ, कुछ लोग जरूर कर लेंगे वो चीज़ें। एटलीस्ट जो ट्राई करेंगे वो तो सॉल्व कर ही लेंगे, वो है। तो मान लो ये है ना, एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, मान लो फर्स्ट लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन ये है, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ PMF। सो प्रोबेबिलिटी 1/4 है जब x की वैल्यू 0 और -2 होगी, और 1/3 है जब x की वैल्यू 1 होगी, एंड 1/6 है जब x की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, एंड 0 अदरवाइज। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है ना। सो ये अलग है और ये क्वेश्चन अलग है, और आपको इसमें बताना है द क्वांटाइल या 0.2th क्वांटाइल इज, या कई बार लिखा रहता है क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर p। बात वही है जो मैंने pth क्वांटाइल लिखाया था लास्ट क्लास में। सो लिखा रहेगा क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर p, तो उसका यही मतलब है। बताइए। या सेट भी बता सकते हो आप, सेट ऑफ वैल्यूज क्या है वो भी बता सकते हो, कि यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज क्या है। ऑप्शंस दे दूं अगर मैं, सो ट्राई करके देखो पहले आप।
सर ए हो सकता है। ओके चलो, किसी ने आंसर ट्राई तो किया, आंसर तो होता है बाकी लोग। तो इसका भी बता सकते, 2 क्वेश्चन है आपके पास, यू हैव 2 क्वेश्चंस टू सॉल्व, है ना वाला भी है इसमें। बट 2.0.2 हाँ वो 0.2 है, पी के जगह पे pth क्वांटाइल था ना, तो पी के प्लेस पे 0.2 है। यस, ऐसे क्वांटाइल। हाँ क्वांटाइल। क्वांटाइल अरे भाई ट्राई कर रहे हो ना सब लोग। सॉल्व करूं क्या मैं? अगर नहीं हो रहा तो बता दो किस नहीं हो रहा, से सॉल्व कर दीजिए। हाँ सर बड़ा इंडिकेशन कर रहे हैं। आज हो जाएगा 11 बजे तक। सर बता दीजिए। ओके चलो, किसी ने तो हिम्मत की। हाँ जी, सर क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा है 0.28 क्वांटाइल, ये वाला मेरा 0 आ रहा है। ओके तो आपका आंसर 0 आ रहा है। ओनली 0 या और भी पॉइंट्स हो सकते हैं? सर मेरा 0 ही आ रहा है। ओके चलो, ट्राई किया अच्छी बात है। जो लोग ट्राई करते हैं वही लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, ना ट्राई करने वाले ऐसी पहले से फेलियर है, वो चीज़ है। सो अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हैं, बस आप आए मूवी देखने की, चलो भैया सर पढ़ा रहे हैं एकदम लेट के देख रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, देख लो वहाँ पे वो चीज़ें। तो ठीक है ना, लाइव क्लास का मतलब ये आप ट्राई करो, आप इंटरेक्ट करो, जवाब दो, पूछो तो सीखोगे, है ना। वरना तो ज्ञान तो किताबों में बड़ी पड़ी, हमको अलग से थोड़ी पढ़ा रहे हैं, हम भी किताब से ही पढ़ के पढ़ा रहे हैं। तो किताब में भी लिखी हुई है सारी चीज़ें ना जो हम बता रहे हैं, तो मेहनत सीखना,
तो आप मुझसे सीखो, बुक से सीखो, यूट्यूब से सीखो, जहाँ सीखो, सीखना इंपॉर्टेंट है ताकि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सको एग्जाम में ना। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, गेट 2023 का ही है। तो चलिए ट्राई करते हैं। सो ये डिस्क्रीट है और ये कॉन्टिन्यूअस है। दो क्वेश्चन लिखा हमने डिस्क्रीट, हालांकि लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे इसमें हमने PYQs के ही, जो जैम में और गेट में आए थे लास्ट क्लास में। ये भी देख लेते हैं। तो कौन सा पहले करें, इसको ट्राई करें। सो याद करते हैं pth क्वांटाइल की डेफिनेशन। pth क्वांटाइल इज अ नंबर x सच दैट, चलिए कोई मुझे डेफिनेशन याद दिलाइए। सो pth क्वांटाइल का क्या डेफिनेशन है? सर probability x greater than equal to small x is greater than is equal to p, and probability x less than equal to small x is probability x less than equal to small x greater than equal to p, and probability x greater than equal to x is greater than equal to 1 minus p. अब याद ऐसे रख सकते हैं, ये CDF है तो CDF शुड बी मोर देन इक्वल टू P, और कॉन्टिन्यूअस के लिए इतना ही काफी है, कॉन्टिन्यूअस के लिए इतना ही काफी है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, बट मोर देन इक्वल टू P इन जनरल, ठीक है। सो CDF इज मोर देन इक्वल टू P, ये डेफिनेशन है ना। अब आपको डेफिनेशन नहीं पता तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ये चीजें हैं। सो ये है pth क्वांटाइल की डेफिनेशन। अब हमने जो क्वेश्चन आपको दिया है पहला क्वेश्चन, उसमें P मैंने 0.2 दे रखा आपको, क्योंकि हमने पूछा आपसे 0.2th क्वांटाइल पूछा आपसे, ठीक है। तो P की वैल्यू 0.2 है। अब सिंपली हम डिफरेंट नंबर्स पे चेक करके देख लेते हैं। सो यहाँ देखिए आप 0 पे 1/4 है, इसको आप बॉक्स के थ्रू भी लिख सकते थे। इफ यू वांट यू कैन राइट दिस एज, है ना। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PMF को, क्योंकि डिस्क्रीट का PMF ऐसे भी बॉक्स में भी लिखा रहता है ना, एक साइड x एक साइड px, इस तरीके से। तो आगे क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ये यूज करता हूं, लेस देन इक्वल टू, सबसे पहला नंबर कौन सा है? सो इसमें 0 -2 1 2, तो पहले -2 पे देखते हैं। सो x लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना, ये वही मतलब 1/4 0 पे है और 1/4 -2 पे है मास। सो x लेस देन इक्वल टू -2 और x मोर देन इक्वल टू -2। अब आप ग्राफ देख के बताइए, मुझे PMF देख के बताइए, x लेस देन इक्वल टू -2 किसके इक्वल है? 1/4। ओके, सो ये आपके पास है 1/4, और x मोर देन इक्वल टू 1/2 किसके इक्वल है? मतलब मोर देन -2, हाँ। तो ऐड होके कितना 1 ही आ जाएगा, ऐड होके 1 आ जाएगा। सो इज इट मोर देन इक्वल टू 0.2 एंड इज इट मोर देन इक्वल टू 0.8? सर x लेस देन इक्वल टू -2 जो है वहाँ तो 1/4 प्लस 1/4 होना चाहिए ना, 0 पे भी तो एक पॉइंट है। नहीं, लेकिन लेस देन -2 ले रहे हैं ना आप, नॉट टेकिंग लेस देन 0, आप लेस देन -2 ले रहे हैं, समझ रहे आप? I can write this 1/4 when x is -2 and मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है, अलग अलग कर दिया। अब बताइए x लेस देन इक्वल टू -2 क्या है? अभी डाउट है आपको? अभी हाँ 1/4 है, ठीक है ना, क्योंकि -2 से छोटी वैल्यू देखनी है आपके। सो -2 से x स्मॉलर है तो कोई और मास नहीं है 1/4 के अलावा। सो x लेस देन इक्वल टू -2 आपके पास है 1/4, सो ये 0.25 है, फाइन। x मोर देन इक्वल टू -2 1 है, क्योंकि मोर देन इक्वल टू है ना, तो ये सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, x की वैल्यू से ज्यादा ये सब है, तो सारी प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे 1 आ जाएगी। तो मतलब ये है -2 यस, तो -2 भी है, क्योंकि यूनिक नहीं होता, जरूरी नहीं यूनिक हो, तो -2 इज वन ऑफ, और चेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब है स्मॉल x की वैल्यू -2 लेने पे दिस इज 0.2th क्वांटाइल। ये एक आंसर तो है, मतलब -2 इज वन ऑफ द आंसर, और चेक करके देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, माइक आप कौन है? सुचित का, हाँ। सो देखिए नेक्स्ट,
हम चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 0। बताइए आप लोग, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0? कितना है? हाफ प्लस 1/4। यस 1/4 प्लस 1/4 1/2। x मोर देन इक्वल टू 0, तो ये आपका यहां से देखेंगे मोर देन इक्वल टू 0, ये तीनों ऐड हो जाएगा, सो 3/4 आ जाएगा। सो ये 3/4। अब आपको चेक करना है क्या ये मोर देन इक्वल टू p है। देखो यहाँ p आपको पुट करना है, हालांकि ये ऊपर है ये नीचे, मैं वैसे लिख रहा हूँ, उन्होंने ऐसे बताया तो ये ऐसा लिखा हूँ यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 0 शुड बी मोर देन इक्वल टू p, मोर देन इक्वल टू x शुड बी मोर देन इक्वल टू 1 माइनस p। तो आप यहाँ से पुट करके देखिए, तो क्या ये p से ज्यादा है, मतलब 0.2 से ज्यादा है, और क्या ये 0.8 से ज्यादा है? आंसर इज व्हाट? नो। ठीक, तो इसका मतलब 0 कैन नॉट बी द। अगर -2 और 0 के बीच कोई नंबर लेके आप देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बीच का नंबर लेता -1, सो -1 से लेस वही हो जाता, और -1 से जब आप ज्यादा लेंगे तो ये आ जाएगी, तो फेल हो जाएगा। तो -2 इज ओनली, आई थिंक, और कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर मैं सोच रहा हूँ कि -2 और 0 के बीच का कोई नंबर ले लूँ, फॉर एग्जांपल -1, तो x लेस देन, मतलब ऐसे सोच रहा हूँ कि x अगर लेस देन इक्वल टू -1 लेता हूँ और x मोर देन इक्वल टू -1 लेता हूँ, तो x जब लेस देन इक्वल टू -1 लेंगे तो -1 से लेस में जस्ट -2 है, जो कि 1/4 है, तो इट इज फाइन, 1/4 है। और x मोर देन इक्वल टू -1 लेंगे आप, सो x मोर देन इक्वल टू -1, तो ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये तीनों ऐड होंगे। ठीक है, तो चेक कीजिए, ये 3/4 आएगा, तो ये आपका 3/4 है। और ये जो वैल्यू, इज इट मोर देन इक्वल टू 0.2, इज इट मोर देन इक्वल टू 0.8? 0.8 क्यों लिख रहा हूँ? 1 माइनस p, p हमारा 0.2 है, तो क्या ये ट्रू है? ये तो ट्रू है, ये ट्रू नहीं है ना, ये 0.75 होता है, राइट, तो फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये नहीं, मतलब मैं बस ये चेक कर रहा था -2 और 0 के बीच ऐसा होगा क्या, तो नहीं होगा ना, क्योंकि 0 पे भी नहीं हो रहा है, तो आगे होल्ड नहीं करेगा कोई भी, तो -2 इज द 0.2th क्वांटाइल है, तो आंसर इस क्वेश्चन का हुआ -2। So answer for this question is -2. This is the answer. अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये डिस्क्रीट था, अब ये कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस में इतना कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है कि जो आपका CDF है वो उस सपोर्ट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या होगा। तो इसने कहा एक PDF दे दिया आपको, अब पूछ रहा है कि अल्फा लैम्डा पॉजिटिव है, मीडियन 1 के इक्वल है और थर्ड क्वांटाइल 2 के इक्वल है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो मीडियन है, तो मीडियन को बताइए कॉन्टिन्यूअस के लिए मीडियन आप कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ डू यू डिफाइन मीडियन फॉर कॉन्टिन्यूअस? यस, यू विल जस्ट पुट CDF इज इक्वल टू हाफ, और यहां से जो भी x की वैल्यू निकल के आएगी वो मीडियन है। और आपको क्वेश्चन में एक और जरूरत है, आपको क्वेश्चन में जरूरत है अभी थर्ड क्वांटाइल की, थर्ड क्वांटाइल की, ठीक है, क्वांटाइल लिखा है इसमें, ठीक है, मतलब वही है। सो क्वार्टाइल से इसका भी थर्ड लिख दिया, इसका मतलब वही है उसका, क्वार्टाइल सही, तो क्वार्टाइल इज अ स्पेशल केस ऑफ क्वांटाइल, तो यहाँ इसने क्वांटाइल लिख दिया है, बट फिर भी आपको समझना है कि मीनिंग वही है। तो थर्ड क्वांटाइल, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखता है, मतलब पूरे इंटरवल को 4 पार्ट में बांट रहा है वो, जिसका स्पेसिफिक नाम क्वार्टाइल है, अदरवाइज क्वांटाइल इज आल्सो ओके। सो यहाँ पे क्या मतलब है, कोई बताओ इसका डेफिनेशन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ थर्ड क्वांटाइल या थर्ड क्वार्टाइल? So yes, CDF is strictly equal to मतलब 3/4। अब यहाँ से जो भी x की वैल्यू निकल आएगी वो आपकी थर्ड क्वांटाइल या थर्ड क्वार्टाइल है। तो अब मुझे जरूरत है CDF की, मुझे PDF दे रखा है, तो PDF से CDF फाइंड कैसे करते हैं? पहले CDF फाइंड कर लेते हैं। सो CDF की वैल्यू, चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, सपोर्ट से पता चल रहा है, सो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पे PDF दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, तो कोई बताओ CDF की डेफिनेशन क्या है? हाउ टू डिफाइन इट? थर्ड क्वांटाइल है ना, हाँ, तो मतलब वही है, थर्ड क्वांटाइल का क्या मतलब हुआ? एक्चुअली हाँ, मतलब एक्चुअली क्वार्टाइल को उसने क्वांटाइल लिख दिया है, तो मतलब जब से फर्स्ट सेकंड थर्ड की जब बात कर रहे हो वो इंटरवल को बांट ही रहा है, इसका मतलब यही है ना। हालांकि हमने उसको क्वार्टाइल के टर्म में पढ़ा था,
लेकिन इसने क्वांटाइल लिख दिया तो मीनिंग वही कहना चाह रहा है, मतलब इनका कन्वे वही करना चाह रहा है वो, ठीक है ना। सो हाँ, सीडीएफ बताओ, सीडीएफ कैसे लिखूं, हाउ टू फाइंड सीडीएफ फ्रॉम पीडीएफ। Sir, integration minus infinity to x f t dt. यस यस, सो माइनस इनफिनिटी से x f x ऑफ t dt। तो यहाँ से अब यहाँ हम देखेंगे चूंकि हमारा सपोर्ट 0 से स्टार्ट है, सो माइनस इनफिनिटी से 0 में पीडीएफ 0 है, सो विल स्टार्ट विद 0, सो विल स्टार्ट विद 0 टू x। अब जो पीडीएफ है उसमें x की जगह t रख दो, तो लैम्डा अल्फा, अल्फा लैम्डा x अल्फा माइनस 1 है ना, अलग ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा नहीं, अभी पढ़ेंगे, तो फिर भी मैं डायरेक्टली कर देता हूँ बिना ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे यहाँ लिखे। सो अल्फा लैम्डा x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस अल्फा, नहीं माइनस लैम्डा x की पावर अल्फा, तो माइनस लैम्डा x की पावर अल्फा। तो जिन लोगों को पहले से आइडिया को दिख रहा होगा कि यहाँ थोड़ा सब्स्टिट्यूशन आप कर लोगे तो आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन ना। सो x की पावर अल्फा को, अच्छा मुझे t लिखना था क्योंकि x ऑलरेडी है वहां पे, तो मैं t के टर्म में लिखूंगा। तो 1 होगा सर, 0 से 1 होगा। 0 से 1 क्यों होगा? मीडियन 1 दिया है इसीलिए तो 1 होगा। अच्छा मीडियन 1 दिया है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ वो हम पुट करेंगे बाद में, पहले सीडीएफ निकालते हैं ना, हम वो पुट करेंगे डायरेक्ट निकाल लें तो प्रॉब्लम होती है सर। डायरेक्ट, पीडीएफ से उसकी वैल्यू रखते हैं, 0 टू 1 तक इंटीग्रेट करते हैं, कोई आप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ओके हमें वैल्यूज दे रखी, मतलब वो तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमें गिवन है सीडीएफ 1 है और हमें यहाँ क्या गिवन है 2 है क्वांटाइल, थर्ड क्वांटाइल, तो मतलब ये दे रखा है, नो प्रॉब्लम। तो हम वैसे क्यों, आपको मर्जी, आप मत वैसा करो, आप यहीं पे डायरेक्टली कर दो कि लाइक 0 से 1 लैम्डा अल्फा, जैसे भी कर लो, अल्फा लैम्डा x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस लैम्डा x की पावर अल्फा डी x बराबर 1/2। एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी यहाँ से ले लो, अब कर दो उसको, वो तो मैं अलग से फाइंड करना, बाद में पुट करता। सो वही चीज़ है, जैसे अभी करना वही बात है। अब यहाँ 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, बात वही, एक बार कर लो हो गया। सो सिंपली इट्स अप टू यू हाउ डू यू वांट टू डू, है ना। तो इसको सिंपलीफाई कर दो, कितना आएगा, t की पावर अल्फा को कुछ नया नाम दे दो, मान लो जेड रख दो इसको, तो ये हो जाएगा लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा जेड, अल्फा बाहर है, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट कर लोगे तुम तो सो टी के पावर अल्फा को वापस रख दो, सो ये फाइनली कितना आने वाला है, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा जेड बचेगा, लैम्डा x की पावर e की पावर लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा जेड, तो जेड को वापस रखोगे ना, तो यहाँ पर हम इसको t लगाते हैं, तो t लिख देते हैं, मतलब जेड तुम्हारा किसको रखा, टी की पावर अल्फा को, और टी क्या है 0 टू x, तो x हो गया, तो आगे x आएगा ऐसा कुछ, मतलब सॉरी टी की पावर x, मतलब x की पावर अल्फा, आगे भी होगा 0 रखोगे तो हम लोग करके आ रहे हैं, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना, तो उसके साथ कैपिटल रखेंगे ना, x की पावर अल्फा, अल्फा को 10 मानेंगे सर, तो यहाँ पर t बचेगा, dt बचेगा सर, या तो z मान लीजिए सर, dx बचेगा सर। तो यहाँ पे तुम्हारा लैम्डा अल्फा भी है ना, अल्फा लैम्डा अल्फा भी तो है, तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा ना सर, अच्छा ठीक है। अभी तुम्हारे पास लिमिट क्या है यहाँ पे, तो 0 to 1 इक्वल टू हाफ, एक मिनट, जेड बराबर तुमने क्या रखा है, x पावर अल्फा, टी की पावर अल्फा रखा हमने, है ना, yes, तो जेड को टी की पावर अल्फा रखा, टी 0 है तो जेड कितना है, t 0 सर z 1 है, रे टी 0 है और टी एक्स है, तो मतलब इतना कॉम्प्लिकेट नहीं, इतना कर रखो है नहीं कुछ, बस पुट करना है तुम्हें। सो यहाँ से क्या हुआ कि जस्ट तुम्हारा आंसर फाइनली आ गया, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा और एक्स की पावर अल्फा, और क्या आएगा बाहर माइनस में, अपर लिमिट रख दिया, क्या होगा लैम्डा बाहर रखो, अब इसको पुट करो, क्या होगा 1, इस तरीके से सर इंटीग्रेट करेंगे तो लैम्डा कट जाएगा,
अच्छा लैम्डा हटाया नहीं मैंने, क्या कर रहे हो तुम लोग, एक बार इंटीग्रेट कर फाइनल आंसर बताओ मुझे, क्योंकि मैं तुम लोगों पर डिपेंडेंट हूँ। सो इसको इंटीग्रेट करोगे, ई की पावर लैम्डा जेड का इंटीग्रेशन किया तो लैम्डा खत्म। सो मुझे कोई फाइनल आंसर बताओ, कि मैं इंटीग्रेट नहीं करना चाहता। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? क्या भाई तुम लोग इतना टाइम लगाओगे? ऐसा कुछ बताओ जल्दी आंसर। माइनस में क्या आ रहा है? 1 ऐसा कुछ आएगा, चेक करो। अच्छा 1 माइनस हो जाएगा ना, तो वो बाहर माइनस डिवाइड होगा तो इसलिए 1 माइनस हो जाएगा। सो हालांकि देखो जिनको दिख रहा है वैसे अगर तुम समझते तो इस पीडीएफ में अगर मैं y बराबर मान लूँ x की पावर अल्फा है तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा y ना, एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल का CDF कितना होता है, तो उस तरीके से कर सकते थे 1 माइनस लैम्डा y, तो उस तरीके से आ जाएगा। लेकिन अभी चूंकि हमने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ा, दिख भी रहा है, मैं कह रहा हूँ y मान लो x की पावर अल्फा को, तुम्हें देखेगा y का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1 बाई लैम्डा हो गया, और फिर उससे CDF 1 माइनस सी की पावर लैम्डा वाई, डायरेक्टली इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल जब हम पढ़ेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं कुछ के CDF आपको याद रहेंगे जो इजी है, CDF मीन वेरिएंस MGF ये सब। एनीवे अब इसको सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है, अब हो जाएगा। देखो तो इसमें कह रहा है तुम x को 1 रखो वैल्यू हाफ आ जाएगी, और यहाँ x को 2 रखो वैल्यू 3/4 आ जाएगी। तो बताओ अल्फा और लैम्डा, एक लोगों ने आंसर बताए थे, हालांकि सिर्फ एक आपने से आंसर बताया था। ये हमने क्या निकाला अभी, ये हमारा f, ये हमारे पास वो आ गया CDF आ गया fx at x, सो ये हमारे पास आ गया। अब x को 1 रखने पे हाफ आएगा और x को 2 रखने पे 3/4 आएगा, तो क्या यहाँ से आप लोग लैम्डा अल्फा नहीं बता सकते? एक मिनट, तो लैम्डा 2 की पावर अल्फा इज 3/4, तो फाइनल बताओ, फाइनल क्या बताएगा आपको, लैम्डा बराबर log 2, अल्फा बराबर टू। खुद अपना कैलकुलेशन करके वेरीफाई करो कि आंसर आ रहा है आपका, ये चीज है। अब ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगी, यहाँ से अल्फा आ जाएगी। तो इतना टाइम क्यों लगा दिया इसमें, इतना शुरू से कर लेना चाहिए था। ये आंसर है, ओके है ना, वेरीफाई कर लिया आप लोगों ने? हालांकि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, x की बार अल्फा को तुम y मान लोगे, एक्सपोनेंशियल हो गया, एक्सपोनेंशियल का मीडियन का फॉर्मूला भी होता है, नहीं है तो ड्राइव करके इक्वल रख दो थर्ड क्वार्टाइल, तो मुश्किल तो नहीं है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, काफी टाइम लगा दिया। सो हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किया अभी, क्वांटाइल पे, मीडियन पे हो गया, और क्वेश्चन आई थिंक देख लेते हैं, और भी है। सो
क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर 0.6। थर्मोडायनामिक लेवल पढ़ा है तुम लोगों ने? चलो इसको ट्राई करके देखो जरा इस क्वेश्चन को। अब देखो एक्चुअल वेटिंग टाइम तुम लोगों का बहुत ज़्यादा है। मैंने जब क्लास स्टार्ट किया आई थिंक 9:05 या 9:10 पे, और ये 9:40 हो गया, 30 मिनट लग गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन भी किया हमने, लेकिन आप लोग देखो वेटिंग टाइम क्या है। अब जैसे अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी क्या हो रहा है, 9:40 हो रहा है। अब देखते हैं अगला आंसर कौन बताता है। ये MSQ है, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है, जैम का है, ये 2022 का है। अब आप ट्राई करो एटलीस्ट, देखो हो ना हो सॉल्व, लेकिन ड्यूरिंग प्रोसेस आप बहुत कुछ सीखोगे। जब आप ट्राई कर रहे होगे ना, तो आंसर तक पहुंचो ना पहुंचो, उस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखोगे। और अगर नहीं भी पहुंचे, जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको क्लियरली दिखेगा कि आप कहाँ फंस रहे थे। कई बार बच्चे कहते हैं सर मुझे समझ ही नहीं आता कि कैसे सॉल्व करूँ। तो समझ तब आएगा जब आप सॉल्व करोगे, तो आपको ये समझ आएगा कहाँ आपको नहीं आ रहा है। अब मैं सॉल्व करूंगा, आपका नहीं आया आंसर, तो एटलीस्ट आपको ये दिखेगा कि आप कहाँ फंसे थे। मैं भी उसी प्रोसेस से सॉल्व करूंगा जिससे आप करोगे। तो आपको अगर क्वेश्चन है, आंसर इस बीच के रास्ते आपको कवर करने हैं, और आपको देखना उस रास्ते में कहाँ फंस रहे हो आप, तो वो रास्ता क्लियर करना है आपको। ट्राई करके देखो। मतलब दिस इज नॉट वेरी इजी क्वेश्चन है, वर्ड वाले क्वेश्चन को वो करना। अच्छा यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा, यूनिफॉर्म आप लोगों को पता नहीं होगा, पता नहीं यूनिफॉर्म है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म रैंडम वैल्यू पढ़ाया नहीं हमने। जो नए लोग हैं, जो मैथ्स बैकग्राउंड, उनको दिक्कत हो सकती है ऐसे। तो यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि यूनिफॉर्म का PDF तुम लोगों को पता है, जो प्रोबेबिलिटी बैकग्राउंड से उनको तो आना चाहिए। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। ओके चलिए ट्राई करके देखते हैं ऐसे तो। अच्छा ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, ओके। सो ट्राई करके देख लेते हैं एक बारी क्या होता है। जिन लोगों को थोड़ा मान लो यूनिफॉर्म नहीं भी पता, फिर भी अभी जो बताता हूँ समझ लो, फिर दोबारा जब पढ़ेंगे तो फिर दोबारा करेंगे। ये सब पेपर एक बार PYQ दोबारा भी करेंगे बाद में, लेकिन अभी थोड़ा कोशिश करते हैं रिकॉल करने का, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है क्या वो अप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि यूनिवर्सिटी बियर्स मेडिकल ईयरली मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉय अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1000 रुपीज। सो जो यूनिवर्सिटी है बियर करती है ईयरली मेडिकल एक्सपेंस किसी एम्प्लॉय की, हर एम्प्लॉय की 1000 रुपीज तक। तो मतलब जो मेडिकल एक्सपेंस है वो 1000 रुपीज तक हो सकती है। अब ये कह रहा है कि इफ द ईयरली मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ एन एम्प्लॉय एक्सीड 1000, अब किसी का मेडिकल एक्सपेंस 1000 से ज्यादा है, तो उस केस में एम्प्लॉय गेट्स द एक्सेस अमाउंट फ्रॉम एन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब जिसका मेडिकल एक्सपेंस 1000 से ज्यादा है, उसको इंश्योरेंस पॉलिसी से अमाउंट मिलेगी अप टू अ मैक्सिमम 500 तक, अगले 500 रुपए तक उसको वो मिलेगी। इफ द ईयरली मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ अ रैंडमली सेलेक्टेड एम्प्लॉय हैज यूनिफॉर्म 250 to 1750। अब कह रहा है किसी ईयरली मेडिकल एक्सपेंस किसी रैंडमली सेलेक्टेड एम्प्लॉय, किसी भी एक एम्प्लॉय की जो ईयरली मेडिकल एक्सपेंस है
वो 250 से 1750 तक के बीच है, यूनिफॉर्मली है, कुछ भी हो सकती है, यूनिफॉर्म है। अब y denotes amount the employee get from the insurance policy. So y क्या है? Amount employee gets from insurance policy. Employee या अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना? मैं रिसीव लिख देता हूँ, रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, ये y है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो अब y की वैल्यूज देखते हैं क्या होगी। सो सोचो y क्या था, ईयरली मेडिकल एक्सपेंस की वैल्यू 250 या 1750 तक हो सकती है। तो आपसे पूछ रहा है कि हाँ देखो देखो समझो, कह रहा है किसी एम्प्लॉय का ईयरली मेडिकल एक्सपेंस कितना हो सकता है, 250 रुपए से 1750 तक का हो सकता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली कुछ भी हो सकता है, ये बोल रहा है। अब अगर जो मेडिकल एक्सपेंस है उसका मतलब एक खर्चा जो है मेडिकल का, अगर वो 1000 तक है तो कौन उसको बेयर करेगा? यूनिवर्सिटी। मतलब अगर मान लो मैं एम्प्लॉय हूं, अगर मेरा मेडिकल एक्सपेंस जो है ईयरली एक साल का अगर 1000 रुपीज तक है तो वो कौन पे करेगा? यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब अगर 1000 ज्यादा मेरा मेडिकल एक्सपेंस हुआ, मान लो 1250 हुआ अगर, तो जो 1000 से ऊपर का है वो मेडिकल एक्सपेंस ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना वो देगी, लेकिन कितना देगी वो? 500 रुपए तक। मतलब अगर मेरा अगर मान लो मेडिकल एक्सपेंस 1000 से 1500 के बीच है तो मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी से वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 1000 ज्यादा वो मिलेगी। अब अगर मेरा उससे भी ज्यादा है तो कितना मिलेगा? तो इफ द ईयरली मेडिकल एक्सपेंस ऑफ रैंडमली सेलेक्टेड एम्प्लॉय, अब कह रहा है इफ द ईयरली मेडिकल एक्सपेंस ऑफ द रैंडमली सेलेक्टेड एम्प्लॉय, कोई रैंडमली सेलेक्टेड एम्प्लॉय है उसका दे रखा है, ठीक है, तो आगे कुछ नहीं मिलेगा ना फिर। तो अगर मान लो मेरा ज्यादा हुआ 1750 हुआ तो मुझे 1000 वहां से मिलेगा, 500 वहां से मिलेगा, आगे का नहीं मिलेगा, मुझे खुद जेब से लगाने पड़ेंगे। अगर मेरा मान लो मेडिकल एक्सपेंस 1600 रुपए है साल का तो 1000 यूनिवर्सिटी से मिलेगी, 500 रुपए इंश्योरेंस पॉलिसी से, और जो 100 एक्स्ट्रा है मुझे जेब से लगाने पड़ेंगे। ये मतलब है। क्लियर हुआ कि नहीं? यानी कि 1000 से वो माइनस हो जाएगा वही। हाँ जी, किसको क्वेश्चन समझ नहीं आता? राजा आपको ना समझ आया कि नहीं लैंग्वेज? थोड़ा थोड़ा क्यों, पूरा समझो ना। अरे भैया तुम पहले 4 बार पढ़ो, जब तक समझ तो पढ़ो। एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन ना समझ आए स्किप करो उस टाइम पर। तुम्हें ईगो पे नहीं लगे, एग्जाम में टोटल 60 क्वेश्चन है, जान में 65 गेट में, इस तरह क्वेश्चन अगर हवा ना लगे उसको स्किप करो उस टाइम पे, अगले क्वेश्चन पे जाओ। अभी चूंकि सॉल्व करना ही है तो हम टाइम देंगे इसको, यहाँ पे एग्जाम में टाइम देने की जरूरत नहीं है। इसमें सिंपल सा है, इंग्लिश तुम्हें आती है, सिंपल से तो कहना चाह रहा है कि 1000 रुपए मेरा मेडिकल एक्सपेंस है, यूनिवर्सिटी देगी। 1000 से 1500 के बीच हुआ तो वो जो 500 रुपए तक का मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलेगा। अब अगर उससे ज्यादा हुआ जेब से लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहा नहीं उसने। अब कह रहा है जो मेडिकल एक्सपेंस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 250 से 1750 तक। किसी भी एम्प्लॉय का जो तुम्हारा मेडिकल एक्सपेंस है 250 रुपीज से 1750 तक कुछ भी हो सकता है। तो आपको पूछ रहा है कि अच्छा वाई रैंडम वेरिएबल है वो अमाउंट जो इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही है। अब तुम्हें समझना है लैंग्वेज को, खुद इंग्लिश तो आती होगी ना, अब इंग्लिश तो समझना पड़ेगा। एंड देन उसको पहले दिमाग में फिट करना क्या कहना चाह रहा है। अब कह रहा है कि अब y के बारे में तुमसे पूछ रहा है 4 चीजें, y रैंडम वेरिएबल, तो y क्या है? सो जरा समझो, अगर y की वैल्यू 250 से लेके 1000 तक है मान लो, तो बताओ मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी से कितने रुपीस मिलेगी मुझे? 1000। अरे उल्लू, क्वेश्चन करो ढंग से। इंश्योरेंस पॉलिसी से कितनी मिलेगी? यूनिवर्सिटी दे रही थी, समझ रहे हो? एक हाँ 0, 1000 रुपए यूनिवर्सिटी दे रही है, 1000 से ज्यादा होगी तो इंश्योरेंस पॉलिसी देगी। इंश्योरेंस पॉलिसी 500 तक, मैक्सिमम 500 रुपए देगी, ठीक है। और उसके बाद का अपना जेब से लगाना है। जनरल जो नॉर्मली है वो किसी भी एम्प्लॉय का जो मेडिकल एक्सपेंस है वो 250 टू 1750 का है। तो अगर मेरा खर्चा मेडिकल एक्सपेंस 250 से 1000 है तो मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी से 1 भी रुपए नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उस 1000 तक तो यूनिवर्सिटी दे रही है ना,
तो इंश्योरेंस पॉलिसी 1000 के बाद के लिए है। उसने कहा ना कि इफ द ईयरली मेडिकल एक्सपेंस एम्प्लॉय एक्सीड 1000 देन इंश्योरेंस पॉलिसी आपको पे करेगी 500 तक। अगर मेरा एक्सपेंस मान लो 1000 से ज्यादा है और 1500 तक है तो मुझे कितना मिलेगा? 500 नहीं, 500 थोड़ी मिलेगा, बताओ कोई। जीरो क्यों मिलेगा? वाई क्या है? अच्छा एक मिनट, मैं वाई पे क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ? थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैं भी गलत कर रहा हूँ। मैं वाई की वैल्यू ही वाई के टर्म में लिख रहा हूँ, तो यहाँ मुझे वो लिखना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे यहाँ पे वाई नहीं लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं भी मिस्टेक यहाँ कर रहा हूँ। चलिए वाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ, वाई यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। तो एक तो मैं नया रैंडम नंबर डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे कि इससे पहले मान लो मैं ये वाई है ना, सो मैं मेडिकल एक्सपेंस को कुछ नाम दे दो, मान लो एक्स ले लेता हूँ। तो एक्स क्या है? मेडिकल एक्सपेंस। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, मैं एक नया रैंडम नंबर लिया, एक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक्चुअली मैं। हाँ आप समझो, तो एक्स मेरा टोटल जो मेरा मेडिकल एक्सपेंस है वो है, वाई है जो इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही है। ठीक है, ओके। अब तो अगर मेरा टोटल मेरा मेडिकल खर्चा 250 से अगर 1000 रुपए के बीच है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा इंश्योरेंस पॉलिसी से, क्योंकि उसने कहा 1000 तक का यूनिवर्सिटी देगी। वाई इंश्योरेंस है, ठीक है ना। एक्स मेरा क्या है? मैं अगर थोड़ा सा इसको वो कर दूं तो एक्स है टोटल मेडिकल एक्सपेंस, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन यहां दे रखा है, यूनिफॉर्म है 250 टू 1750। अब ये थोड़े कुछ लोगों के लिए नया होगा, थोड़ा सा बियर करो इसको, बाद में फिर से आएगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इस इंटरवल पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपको ये क्या कह रहा है, देखो जरा कि मैं कह रहा हूं तो मेरा मेडिकल एक्सपेंस 250 से 1000 रुपए के बीच है तो मुझे एक भी रुपए इंश्योरेंस से नहीं मिलेगा। अगर मेरा मेडिकल एक्सपेंस 1000 से 500 के बीच है, अब बताओ कितना मुझे मेडिकल एक्सपेंस मिले, वो इंश्योरेंस से कितना मिलेगा मुझे? है 500 नहीं मिलेगा ना, एग्जैक्ट 500 नहीं मिल रहा, जितना एक्स्ट्रा है 1000 से वो मिल रहा है आपको। एक्स्ट्रा रैंडम है ना, यस। सो x माइनस 1000। एक्चुअली हमने कहा कि मेरा खर्चा 1000 से 1500 का है, तो जो 1000 से ऊपर का है वो मुझे मैं इंश्योरेंस देगी। तो x मेरा अगर 1000 से 1500 के बीच है तो मैं 1000 माइनस कर दिया, 1000 मुझे यूनिवर्सिटी दे चुकी है, तो जो एक्स्ट्रा है वो मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलेगा। और अगर मेरा खर्चा 1500 से 1750 तक है तो मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी कितने रुपए देगी? 1/500 क्योंकि आपका 1500 से ज्यादा हो गया ना खर्चा, तो अप टू 500 दे रही थी ना वो। 500 प्लस जो बचेगा। नहीं, आप समझे नहीं, फिर से पढ़ो क्वेश्चन, फिर से पढ़ रहा हूं मैं। यूनिवर्सिटी बियर ईयरली मेडिकल एक्सपेंस ऑफ ईच एम्प्लॉय अप टू 1000 रुपीज, 1000 रुपए तक का खर्चा यूनिवर्सिटी दे रही है। इफ द ईयरली मेडिकल एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉय एक्सीड 1000 ज्यादा खर्चा किसी का हुआ तो द एम्प्लॉय गेट द एक्सेस अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी अप टू मैक्सिमम ऑफ 500। अगर 1000 से ज्यादा हुआ तो 500 तक इंश्योरेंस पॉलिसी देगी। अब 1500 से ज्यादा हो गया तो कितना मिल सकता है उसको मैक्सिमम? उसको हाँ, अगर किसी का खर्चा 1600 का है, 1700 का है, 1750 का है, स्टिल उसको 500 मैक्सिमम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 500 लिमिट है इंश्योरेंस पॉलिसी की। तो अगर किसी ने 1000 के ऊपर 500 से ज्यादा भी खर्च किया तो उसको 500 ही मिलना है। सो हियर इट इज फिक्स्ड 500 एक्चुअली। ओके, अब आप बताओ, सो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है x, चलो यहां थोड़ा सा पूछ लेता हूं आपसे मैं, क्या प्रोबेबिलिटी है y की वैल्यू 0 होगी? इसका क्या मतलब है? मतलब इंश्योरेंस से कोई पैसा नहीं मिलेगा। नहीं, तो उसकी इक्विवेलेंट कंडीशन ये होगी ना, 250 less than equal to x less than 1000 यस। less than सो आपका जो x है वो यूनिफॉर्मली 250 से 1750 तक का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो मतलब लेंथ ऑफ इंटरवल वो उसका है ना, जैसे अगर जिन लोगों को नहीं आइडिया मैं बता देता हूँ उसका, ये ऐसा कुछ दे रखा है मतलब कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू स्मॉल x इज 1 बाई डिफरेंस ऑफ द लेंथ, कितने का डिफरेंस है 1500 का, जब x की वैल्यू 250 और 1750 के बीच है। सो ये मतलब है इसका यूनिफॉर्म मतलब पीएमएफ दे रखा आपको कि x बराबर x 1 बाई 1500 अगर x की वैल्यू 250 से 1750 के बीच है, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताइए। तो इसके बीच का गैप कितने का है 750 और टोटल कितना है 1500। मतलब इस इंटरवल पे आप इंटीग्रेट करो ना उसको, आपको पीएमएफ पता है, सॉरी नॉट पीएमएफ, इसको मैं पीएमएफ नहीं सुनाता इधर, मैं पीएमएफ क्यों लिखता हूँ, पीडीएफ ना, सॉरी ये पी एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस है ना, ये जो इसका सपोर्ट है यूनिफॉर्म है ना, तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है ये, तो मुझे पीडीएफ नॉट पीएमएफ, पीडीएफ सॉरी। सो पीडीएफ 1 बाई दिस एंड तो क्या होगा, इंटीग्रेट कर लो इसको 250 से 1000 में उस पीएमएफ पीडीएफ को, मुझे पीडीएफ दे रखा, मैं डायरेक्टली बताया तो पीडीएफ पता है मुझे, पीडीएफ वो तुम ये बोल जाओ इसका मतलब वो है 1 बाई 1500 x फ्रॉम 250 टू 1750, तो इस पे इंटीग्रेट करोगे 750 अपॉन 1500, ये तो y बराबर 0 का आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y बराबर 500, इसका क्या इक्विवेलेंट कंडीशन है, y बराबर 500 इक्विवेलेंट कंडीशन क्या है, यहां देखो आप सो x की वैल्यू 1500 टू 1750 है, यही ना, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी मुझे बताइए आप लोग। 250 बाई 1500। यस, सो ये 250 बाई 1500, जिनको नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा आप पूछो, क्वेश्चन करोगे तो समझ आएगा। तो ये इंटीग्रेट किया हमने, इसको पीडीएफ को इस इंटरवल पे इंटीग्रेट करो आप 15 से 750, तो आपका ये आंसर आया। ओके, अब इसकी वैल्यू 0 से 500 के बीच होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि देखो x माइनस ये जो है ना, तो यहाँ पे y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि x माइनस 1000 का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, अच्छा सॉरी यहाँ तो 1500 तक है ना ये तो, so first of all 1 minute, if I ask you what is the value that y will lie between 0 and 500, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 y मतलब 500 बाई दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, देखो y की वैल्यू या तो 0 होगी, तो देखो तुम पहले, तुम्हें पता टोटल सम 1 होता है, टोटल सम 1 होता है कि नहीं, तो y 0 है तो ये वैल्यू है, y 500 बीच की वैल्यू होने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देख लो ये सम करो, इसका कितना हो गया 1000 बटे 1500, तो कितना हो गया 500 बटे 1500, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ ना, इसका इक्विवेलेंट कंडीशन है प्रोबेबिलिटी x बिटवीन ये 1000 टू 1500, तो ये कितना आ गया 500 बाई 1500, चेक कर लो टोटल 1 आना चाहिए प्रोबेबिलिटी y की, तो ये 0 होने की ये प्रोबेबिलिटी है, ये और 0 से 500 बीच की प्रोबेबिलिटी है। ओके, मतलब हो गया तुम्हारा 1 बाई कितना 3 है ना, तुम सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, ये 1 बाई 2 है, ये कितना है ये 1 बाई 6 है, और ये बाकी आ गया होगा 1 बाई 3, उस तरीके से आ गया। ओके, अब आपसे पूछा क्या गया पहली बात कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y बताओ मुझे, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y का मतलब है हाउ डू यू कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन ऑफ y, इसमें y की वैल्यू कहां किस इंटरवल में बिलोंग कर रही है, ये x माइनस 1000 की वैल्यू देखो, वहां y क्या x माइनस 1000 है ना, तो x माइनस 1000 का यहां से डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, x की वैल्यू 1000 से 1500 है, तो x माइनस 1000 की वैल्यू कहां से कहां तक है 0 से 500, तो मतलब ये है कि इसमें y जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्म 0 टू 500, ये मतलब ना। ओके, नाउ कम
तो मैं अब तुमसे पूछ रहा हूं यहाँ पे कि व्हाट इज द, देखो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में इग्नोर करना, अभी हमें सीखना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपको सीखना है इसलिए हम सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम में वो लगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यू जस्ट इग्नोर देयर, 100% नहीं लाना, फिर से कह रहा हूँ। सो ये है। सो अब देखो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, अब बताओ। सो व्हाट इज ई ऑफ वाई? सो नाउ सी, कम टू डिस्क्रीट पार्ट। सो डिस्क्रीट पार्ट, जब y की वैल्यू 0 है तो उस पे मास है 750/15 मतलब 1/2। जब y की वैल्यू 500 है तो मास कितना है 250/1500 मतलब 1/6। ये डिस्क्रीट पार्ट हो गया। प्लस जब y की वैल्यू यहाँ x 1000 से 1500 है ना, तो मतलब y की वैल्यू x - 1000 है, और x - 1000 क्या है 0 to 500, तो यूनिफॉर्म 0 to 500। अब यूनिफॉर्म 0 से 500 का मीन कितना होता है? 500। एक्चुअली अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया नहीं होगा लोगों को, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। अभी हालांकि हमने नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार यूज हो गया तो बता देता हूँ कि अगर x यूनिफॉर्म ओवर ए बी है तो इसका पीडीएफ जो होता है 1/b - a होता है जब x की वैल्यू a से b है, और x जो होता है वो a + b/2 है, या बुक में b + a/2 लिखा रहेगा। तो यही मैं अभी यूज करना चाह रहा हूँ। अभी मैंने ये कहा कि जब x की वैल्यू 1000 से 1500 है, उस केस में x - 1000 जो है वो 0 से 500 है, उस केस में y की वैल्यू 0 से 500 है, x माइनस है ना उस केस में, बीच वाले केस में। सो यहाँ y जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 to 500। सो इसका मीन कितना होगा? 0 to 5 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ मीन? ठीक है ना, इस फॉर्मूले से। तो ठीक है ना, अभी ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जरूरत है इसलिए बोल दिया। तो जो 0 पे ये मास है, इस पे ये बीच में ये आंसर था 1/3 था इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा यूनिफॉर्म, तो ये हो गया 0 + 500/2। ये कॉन्टिन्यूअस पार्ट यूज हुआ क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है। तो कितना आया टोटल चेक करो। सो 500/6, 500/2, बताओ। अरे भैया कैलकुलेट करो, 1/6 प्लस कितना आ रहा है? उसमें 1/3 नहीं आएगा। कहाँ पे? सर जो 0 + 500/2 × 1/3। अच्छा, मल्टीप्लाई। ओ इसकी प्रोबेबिलिटी, एक मिनट। सो यूनिफॉर्म यहाँ पे है, हाँ एक मिनट। तो यहाँ पे क्या हमारे पास है एक्चुअली, ये मास तो 1/3 है। ओके यस। सो 1/3 चांस है इसमें होने का ना। इसमें फिर ऑप्शन 1 ट्रू हो जाएगा, 1000/6 हो जाएगा और 500/3 हो जाएगा। एक मिनट। हाँ तो क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है, सो इफ देखो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा लॉजिक यूज हुआ है कि मुझे तुम्हें EY निकालना है ना, तो इफ y is 0 तो 0 and then probability at 0, then if y is this 500 तो this is it, if y is between this तो इसकी probability क्या है पहले 1/3, और अगर इसमें है तो इस पे एक्सपेक्टेशन क्या है इसका, तो एक्सपेक्टेशन इसका 500/2, पहले probability क्या उसमें होने की एंड देन उस पे एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो आंसर कितना है, एक मिनट मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ। 6 ना, क्योंकि इसकी probability 1/3 है इस बीच में। सो ये आ गया तुम्हारा 500/3। आई थिंक इज इट ओके। नेक्स्ट, तो थोड़ा सा है ना कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, एग्जाम में करने लायक नहीं है ना, इसलिए इस साल 2022 में जो श्रुति में स्टूडेंट पूरे साल पढ़ी थी उसने, वो उसके 3rd रैंक था 60 मार्क्स पे उस टाइम एग्जाम में, 60 मार्क्स पे, और 65 अराउंड फर्स्ट रैंक था, 65-66 आया था, तो 100 में से फर्स्ट रैंक के लिए। तो मतलब उसने भी 30-40 नंबर गलत हुए जो फर्स्ट रैंकर थे। ठीक है ना, इस तरीके से। तो 100 में 100 लाने की जरूरत नहीं है, जो स्किप दिस क्वेश्चन, जो भी तुम्हें लगे टाइम ले रहा है, बट अभी सीखना है तो हम ट्राई कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट, अब आप ट्राई करो सेकेंड ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी y मोर देन 300। तो यहां से मुझे ट्राई करना है प्रोबेबिलिटी y मोर देन 300। सो सोचो y मतलब वो था जो इंश्योरेंस पॉलिसी पे कर रही है,
सो ये आप ये देख के मुझे बताओ y की वैल्यू 300 होने का क्या क्या मीनिंग है यहाँ पे। क्या होगी? सो आइदर y विल बी x 1000 और 1000 के बीच में होगा x का वैल्यू, और 13000 और 1700 के बीच में। या ऐसा बोल दो कि x की वैल्यू जो है 1300 से, क्योंकि 1300 से लेके 1750 तक होगा। इज इट? कैन वी से दिस डायरेक्टली? हाँ हाँ क्योंकि हमें बताया था कि जो x है वो 250 से 750 में ही होगा। अब हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसका मतलब है x की वैल्यू 300 से ज्यादा तभी होगी, मतलब y की वैल्यू, y है इंश्योरेंस दे रही है। सो 300 कब देगी इंश्योरेंस? जब उसका खर्चा 1300 हुआ होगा। अब 1300 से 1700 आगे तक जाएगा तो अगर 1500 के बाद है तो उसको 500 ही मिलेगी हालांकि। सो फिर भी यही डायरेक्टली लिख दिया मैंने कि x की वैल्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ इस इंटरवल की? तो ये सिंपल है ना, यूनिफॉर्म 250 था, इसका गैप कितना है, कितने का डिफरेंस है? मतलब इंटीग्रेट कर लो, मतलब ये होता है कि 1300 से 1750 में उसका जो पीडीएफ था x का उस पे इंटीग्रेट कर लो, यही मतलब है ना। सो मतलब वही होगा डिफरेंस कितने का, 450 का। सो 450 अपॉन 1500 कितना है कैलकुलेट करके? 3/10 आ रहा, तो ये भी ट्रू हो गया। सो ए ट्रू था, बी भी ट्रू हो गया। मीडियन ऑफ y इज 0, तो y का मीडियन 0 होने का क्या मतलब है, अब याद करो। सो y के मीडियन 0 होने का क्या मतलब है? डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 0, दोनों मोर देन इक्वल टू हाफ होने चाहिए मीडियन होने के लिए। सो y लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब बताइए, यहां से दिख रहा है आपको y का डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन y का मैंने लिख ही रखा है ना यहाँ पे। तो आप मुझे बताओ ये जो y है, y का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है ना मैंने, y 500 होने की ये प्रोबेबिलिटी थी, 0 से 500 में ये प्रोबेबिलिटी थी, और 0 होने पे ये प्रोबेबिलिटी थी। सो यू टेल मी प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू 0। अरे मेरे भैया, अगर आपको y समझना है ना तो x में कन्वर्ट कर लो। तो सोचो y था अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 0 से ज्यादा कब पे करेगी, कब पे करेगी, या 0 कब पे करेगी, जब 1000। तो इसका मतलब x पूरा रेंज हो गया ना, चाहे 250 से 1750 में कुछ भी हो। इंश्योरेंस पॉलिसी 0 से कम कभी हो रही है क्या? यू चेक हियर, y की वैल्यू 0 से कम कभी आएगी नहीं ना, 0 से ज्यादा ही आएगी हमेशा, चाहे x कुछ भी हो। तो मतलब ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 1 हो गई ना। देख के बताओ भाई मुझे, y मोर देन इक्वल टू 0, तो या तो y इक्वल टू 0 होगा प्रोबेबिलिटी हाफ, y 500 होगा प्रोबेबिलिटी 1/6, y 0 से 500 होगा 1/3, सबको ऐड कर लो 1, तो ये 1 हो गया। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 0? वो नोटबुक में लिखो तो वहां देख के बताओ, यहाँ तुम्हें शायद दिख रहा होगा कितना वो हो गया, ये डस्टबिन बन गया, इतने सारे चीजें यहाँ हो गई। हाँ 250 से 1000 तक। यस, सो y लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब y इज इक्वल टू 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 से कम तो होगी नहीं कभी, y नेगेटिव तो है नहीं, y 0 होगा अगर खर्चा 1000 से कम है। तो इसका मतलब ये है कि y बराबर 0, और y बराबर 0 का मतलब कि वैल्यू 250 से 1000, करेक्ट। जिनको लैंग्वेज समझ आया, या y बराबर 0 मैं निकाल भी रखा है यहाँ पे, 1/2 निकाल रखा है मैंने पहले भी, यहाँ देखो 1/2 दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा आप लोगों को। सो 1/2 मैंने निकाल रखा, वैसे भी गैप देख लो इसका कितना 750 अपॉन 1500, सो 1/2। अब कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा, XY में डिफरेंस ही नहीं समझ आ रहा होगा। X था टोटल मेडिकल एक्सपेंस, Y है इंश्योरेंस ने जितना पे किया। ओके, तो ट्रू है कि फॉल्स है? यस इट इज ट्रू। सो मोर देन इक्वल टू हाफ, यस, मोर देन इक्वल टू हाफ, यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी ट्रू है, सी ऑप्शन भी ट्रू है। अब आ जाओ डी पे, द क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर 0.6 इज इक्वल टू 100। मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, इसने कहा क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर 0.6 इज इक्वल टू 100, इसका मतलब मैं
y मेरा क्वांटाइल 100 है, इसका मतलब मैं चेक करूंगा कि y डेफिनेशन में आ रहा ना कि क्वांटाइल कोई नंबर कब होगी, सो लेस देन इक्वल टू 100 दैट शुड बी मोर देन इक्वल टू 0.6 एंड y more than equal to 100 that should be more than equal to 1 minus p, so 0.4. क्या चेक करो ये ट्रू हो रहा है कि नहीं? सो y लेस देन इक्वल टू 100 का मतलब है खर्चा जो है, देखो y लेस देन इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ. सो अगर मुझे बोला जा रहा है कि y लेस देन इक्वल टू 100 है, इसका मतलब है कि 0 से 100 तक y इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो y 100 तब होगी तो उसने 1100 खर्च किए होंगे, है ना, एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मतलब 0 से 1000. सो x की वैल्यू सॉरी 250 से स्टार्ट है ना, 250 से 1000 1100 तक एक्चुअली, ठीक है जी. लेस देन 100 कब होगा? सो 0 है अगर 1000 तक, 1000 से जितना एक्स्ट्रा हो रहा है उतना पे कर रहा है, 1100 तक है, तो 1100 तक होगा तो इंश्योरेंस 1000 घटा दो तो मतलब 100 रुपये पे करेगी. तो कहने का मतलब ये है कि 250 से 1000 1100 तक कितने का गैप है, ये कितने का डिफरेंस है देख लो. 850 850 अपॉन 1500. सो इज इट, अब देखो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, इज इट मोर देन 0.6? 0.5666 आ रहा है. 0.566 आ रहा है, तो इसका मतलब है मोर देन 0.6. हाँ 6 रिपीट करते हैं हम देखो. सो मोर देन इक्वल 0.6 तो है तो आउट हो गया, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. अब एक बार आप फिर से देख लो, देखो अब पहले मैंने एक बार कराया, अब कैसे आपको समझ आएगा? तो अब समझ तब आएगा जब यही क्वेश्चन आप उठा के अकेले में बैठोगे और खुद से ट्राई करोगे आप, तो आपको ये समझ आएगा कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक में कहाँ पे आपको दिक्कत है. सॉल्यूशन देख के करने में नहीं समझ आएगा, खुद से करने में. जैसे मैं अभी ट्राई किया, तो ऐसे ही आप खुद से पूछ कर ट्राई करो क्या कर सकते हैं, फिर देखो कहाँ दिक्कत है उसको दूर करो. हालांकि ये क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड था. एनीवे जो लोग थोड़े बहुत क्लास में थे, समझ आया कि नहीं आया, मतलब ओके है कि नहीं? ठीक है ना. चलो इसका आंसर मैच कर लेते हैं, आंसर भी अटैच्ड है, तो हमने एबीसी लगाया ना, चेक कर लेते हैं. तो ये 35 2022 का है ना, तो इसका अगर आंसर चेक करेंगे, है ना, कई बार बच्चा कंप्लेन करता है ना कि सर आप थ्योरी पढ़ा दी है, प्रीवियस ईयर हो ही नहीं रहा, मैं करके भी दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हालांकि है, लेकिन ये प्रैक्टिस के बाद आपको समझ आएगा ना कि इसकी लेवल कितने हैं एग्जाम का. एटलीस्ट ये भी तो समझ आ रहा है आपको एग्जाम का लेवल क्या है. अब आप बच्चों वाली चीजें पढ़ रहे हैं पूरे साल और एग्जाम में आ गया डिफिकल्ट, फिर पढ़ रहे हैं पूरे साल हुआ कुछ नहीं, तो आपको एग्जाम को समझना पड़ेगा. एग्जाम समझने का तरीका है, एक तो सिलेबस रोज 2-3 बार देखो, आप सिलेबस उठाओ रोज 2-3 बार, पेज प्रिंट करा के अपने टेबल पर रखो सिलेबस को, और हर बार 2-3 बार तुम डेली सिलेबस देखो, ताकि तुम्हें ये याद रहे कि कौन कौन सा टॉपिक सिलेबस में है, कौन कौन सा नहीं है. जब तुम कोई बुक भी पढ़ रहे हो तुम देखो वो मत पढ़ो जो नहीं है सिलेबस में, सिलेबस में पास रखो. प्रीवियस ईयर पेपर भी ट्राई करते रहो उस बेसिस पे. मैं तो करा ही रहा हूँ ताकि ये आइडिया रहे तुम्हें जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो एग्जाम में है क्या वो हो रहा है नहीं हो रहा है, इस तरीके से, है ना. लेकिन हर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, ये बहुत डिफिकल्ट था, बाकी मैंने देखा कितना ईजी था और क्वेश्चन, तो जरूरी है सारे डिफिकल्ट है बट करना तो है. सो पीवाईक्यूज एंड सिलेबस वो हमारे लिए गाइडेंस का काम करेगी, क्या तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करने, कैसे क्वेश्चंस करने, वो सब हेल्प करेगा आपको. इसलिए फ्रीक्वेंटली आप पीवाईक्यूज एंड सिलेबस देखते रहो पूरे साल, प्लस साथ में रेफरेंस बुक्स भी फॉलो करो, और जो क्वेश्चन जितने ट्राई कर सकते हो उस टॉपिक पे ट्राई करो. तो 35 है ना, 35 का आंसर एबीसी. फाइन, डी गलत है क्योंकि वो 0.6 क्वांटाइल था ही नहीं. प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 100 मोर देन इक्वल टू 0.6 होना चाहिए, क्योंकि p 0.6 था, तो ऐसा तो हुआ नहीं, तो इसलिए गलत हो गया. एबीसी करेक्ट ऑप्शन है 35 का. ओके, हमने काफी टाइम दे दिया इस क्वेश्चन को, नहीं लेकिन ठीक है, एटलीस्ट एक बार आपको समझ भी आया कैसे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आते, कॉम्प्लिकेट्स है ना, पूरा ट्रिकी बना के इस तरह से. हालांकि फर्स्ट टाइम करना इतना आसान नहीं होगा, है ना, किसी के लिए, लेकिन आप समझ गए तो. ये तो लास्ट क्लास में किया था हमने क्वेश्चन, तो हो ही गया मुझे लग रहा. अब तो आगे थ्योरी थोड़ा बढ़ाते हैं आगे, ठीक है. चलिए, ये भी हमने आज ही किया है, तो अब वही रिपीट करेगा. तो मतलब जो भी वर्ड थे ये क्वांटाइल वाले थे, मीन मीडियन मोड वाले भी तुम देख सकते हो, हालांकि मैंने मीडियन वाले करा दिए थे ना.
तो मीडियन निकाल सकते हैं, यहाँ पे CDF निकालना पड़ेगा उसके लिए ना। या इंटीग्रेट करके 1 उसके इक्वल रखो। ट्राई, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, पहले 9-12 मार्क्स के आते थे, पर देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का ऐसा कोई है क्या। ये हमने कर ही रखे हैं सारे वैसे क्वेश्चंस, तो कर ही रखा है, पिछले 2 क्लास हम यही कर रहे हैं सॉल्व। तो ये लास्ट क्लास में किया ही था हमने, PDF लिख दिया था मैंने इसका, तो हो गया। मीडियन वाले हमने कर रखे हैं, ये तो अभी किया है। मीडियन 0 है डेफिनेशन, ये सब अभी आएगा। ठीक है, ये तो मैक्सिमम लाइक चलो थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब इस थोड़ा उसको आगे बढ़ाते हैं थ्योरी को। ओके, सो हम लोग कहाँ पे, देखो यहाँ पे हम लोग ये वाला पार्ट कर रहे थे अभी तक की, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मोमेंट्स, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्वांटाइल्स, क्वार्टाइल्स, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोबारा लिखा है। अब इसके ऊपर एक टॉपिक यहाँ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल एंड जैकोबियन मेथड। ठीक है, तो मतलब CDF मेथड, जैकोबियन मेथड से इसको करते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, फिर इधर खत्म हो जाएगा। स्क्यूनेस कर्टोसिस फॉर्मूले देखे थे और 1-2 क्वेश्चंस देखे थे, और इसमें कोई क्वेश्चन आया नहीं एग्जाम में अभी तक स्क्यूनेस कर्टोसिस पे। तो आगे फिर ये पार्ट खत्म हो जाएगा कुछ ना MGF और ये। चलो अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं 1 वेरिएबल का। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बाद में भी हेल्प करेगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पूरे सिलेबस अभी जो पीछे क्वेश्चन देख रहे थे हम, जो मीडियन और जिसमें थर्ड क्वांटाइल दिया था, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाते तो यूं ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, कोई वो CDF निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि आपको x का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, मतलब x का PDF पता है। अब आपको क्या है कि एक फंक्शन ऑफ x दे दिया, फॉर एग्जांपल x² या x/1 - x या 2x + 1 या x³ या x⁴ इस तरह से, या -2 log x। तो इस तरह से एक फंक्शन दे दिया x का। अब आपको पूछ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा उस फंक्शन का। तो दोनों केस है, डिस्क्रीट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी। डिस्क्रीट का पहले देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। तो हम लोग देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल हमें करना है। तो मतलब जैसे मान लो x का PMF दे रखा है, तो पहले डिस्क्रीट का देख लेते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो क्या होगा। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो क्या होगा, ठीक है। सो अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो क्या करेंगे। तो सिंपली इसमें क्या है कि मान लो x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, मान लो ऐसा है कि लेट, ठीक है। तो पहला टॉपिक है डिस्क्रीट रैंडम, तो लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ PMF। आपको दे रखा है मान लो ऐसा कि प्रोबेबिलिटी लेट से x इज इक्वल टू xi इज इक्वल टू pi। i की कुछ वैल्यू हो सकती है, फॉर ऑल i बराबर मान लो जो भी है, कुछ भी जितना भी है, ये आपको x को ही दे दिया। अब आपके पास क्या है, इफ y इज सम फंक्शन ऑफ x, सो y बराबर gx है, और g कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब आपसे वो क्या पूछेगा कि gx का PMF बताओ, क्योंकि x डिस्क्रीट है तो gx भी डिस्क्रीट होगा। तो आपसे पूछेगा वो कि gx जो मतलब y है, तो अब मुझे y का PMF बताओ। ये तो x का PMF है तुम्हारे पास, अब मुझे बताना है PMF ऑफ y। सो क्वेश्चन ये है
कि मैं y का पीएमएफ कैसे निकालूंगा। y बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर हो सकता है ना, 2x + 1 हो सकता है, -2 log x, कुछ भी, कोई भी फंक्शन ऑफ x हो सकता है, ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x हो सकता है, इस तरीके से, तो है ना, तो उस तरह से कोई वैल्यू दे फंक्शन दे सकता है आपसे। तो आपको देखना है कि उसके करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगी। सबसे पहले आप ये करना कि x का जो सपोर्ट है, जैसे यहाँ पे सपोर्ट क्या x1 x2 x3 xn है, तो उसके करस्पॉन्डिंग y का सपोर्ट निकालो पहले कि y की वैल्यूज क्या आएगी उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है ना। तो मैं अगर x1 रखूँ तो y1 मिलेगी। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि सपोर्ट ऑफ x है, x की वैल्यू है x1 x2 एंड सो ऑन, तो ऐसी y की भी मान लो x1 है करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू आएगी, x2 करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू आएगी। सो इस तरह से वैल्यूज निकाल लो जो भी आती, मान लो y1 y2 फॉर एग्जांपल, इस तरीके से आपने। तो सबसे पहले आप क्या करो कि y का सपोर्ट फाइंड करो। अब सपोर्ट आपने फाइंड कर लिया कि y की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, तो डिस्क्रीट है तो उस पॉइंट पे मास निकाल लो, सिंपल। तो आप क्या करोगे इसके लिए, सो आप क्या करोगे, जस्ट यू विल ट्राई, ओके, सो y बराबर मान लो y i है, या सिर्फ स्मॉल y रख दो तो भी चलेगा। सो अब इसमें क्या करोगे तुम, y की जगह रख दो gx। अब gx बराबर y i है। अब मुझे कोई बताओ यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ अगला स्टेप में, सो इक्वल टू व्हाट। अब मैं इक्वल टू अगर लिखूं, सो मुझे तो x का पीएमएफ पता है ना, तो मैं x का पीएमएफ यूज करना चाहूंगा। सो हाउ कैन आई राइट दिस इन टर्म्स ऑफ x, इनवर्स हो जाएगा। हाँ इनवर्स इमेज ले लो अब। सो x की वैल्यू हो जाएगी जो भी पॉसिबल, हालांकि यहाँ पे क्या होगा अब कि gx बराबर y है, तो आपको देखना है वैसे कौन कौन सी वैल्यूज है x की जहाँ पे y आ रहा है, तो ये x हो जाएगा, मतलब मान लो g इनवर्स तत्काल में y i ले लिया। अब x मोर देन 1 वैल्यू जरूरी यूनिक आएगा, x मोर देन 1 वैल्यू भी आ सकता है ना, क्योंकि y i का इनवर्स इमेज ले रहा था, हो सकता है x की 2-3 वैल्यू हो जिसके करस्पॉन्डिंग एक ही y मिल रहा हो, तो उन सब पे मास ऐड हो जाएगा। तो ये है, और फिर ये हम ऐड कर लेंगे, तो जो भी आएगा सो ये कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब ये तो मुझे पता ही है यहाँ से, ये तो मुझे यहाँ से दे रखा है क्वेश्चन में, तो आ जाएगा। तो डिस्क्रीट का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, डिस्क्रीट में इस तरीके से ही करना पड़ेगा। है और भी तरीके, सीरीज ऑफ अप्रोच भी है यहाँ पे, उससे भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर डिफरेंस लेना पड़ेगा ना, क्योंकि सीरीज से पीएमएफ कैसे आता है, जंप देखते हैं, जंप क्या है, डिफरेंस ही तो है, राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, उस तरीके से। सो वो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में इस तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे, वो हम देखेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस तो आएंगे पूरे साल जो प्रैक्टिस करोगे तो। सो अभी ये इतना काफी, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आप लोग ट्राई करके देखो, सॉल्व करो जरा इसको। एक क्वेश्चन लिखता हूँ इसमें मैं, सो जैसे सिंपल एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ट्राई करो आप लोग। क्वेश्चन है, सो लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ पीएमएफ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x बराबर 1/12 व्हेन x इज -3, मान लो 2/3, ये 2/3 क्यों, मान लो 1/6 है व्हेन x इज इक्वल टू -2, फिर ठीक है ना, 1/6 है व्हेन x इज इक्वल टू -1, और लेट्स से 1/12 है जब x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। फिर कितना बच गया यहाँ पे, 1/2 व्हेन x इज 1 एंड 0 अदरवाइज, 0 अदरवाइज, ठीक है। तो आपसे पूछेगा अब कि, ठीक है ना, सो आपको यहाँ से क्या पूछेगा कि अच्छा आगे तो ये दे दिया, एंड आपको दे रखा है लेट्स से y इज इक्वल टू, जस्ट मैं दे रहा हूँ x स्क्वायर, तो क्वेश्चन है फाइंड पीएमएफ ऑफ y, सो फाइंड पीएमएफ ऑफ y, ठीक है, y का पीएमएफ बताओ। सो फाइंड पीएमएफ ऑफ y, ठीक है, ट्राई करो, क्विकली बताओ मुझे। इसको मैं बॉक्स में भी लिख सकता था, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी ना, कि बॉक्स में x -3 तो पॉइंट प्रोबेबिलिटी है, तो बॉक्स में मतलब इस तरीके से भी बना सकते थे आप कि x px, है ना, वैसे भी लिख सकते थे, -3 -2 -1 0, इस तरीके से 1, है ना, तो ऐसा भी बनाया जा सकता है। सो जल्दी ट्राई करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा।
सर y का सपोर्ट कैसे निकलेगा? y बराबर एक्स स्क्वायर है ना। ओ हाँ हाँ सर सर यस सर 1/√12 होगा जब y 9 होगा। जब y 9 होगा तो क्या आंसर होगा? 1/√12 ओके प्लस माइनस √12 सर। अरे प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कब से होने लगी? हाँ हाँ सर। अच्छा y जब मतलब 4 होगा जब उसका वैल्यू 1/√6 1/√6 ओके 1 पे y इक्वल टू 1 पे 1/√6 ही होगा। अच्छा ये होता y है इक्वल टू 2 पे 1/√12 तो ये तब होता है जब कोई बच्चा थ्योरी समझ गया हो लेकिन क्वेश्चन करना नहीं आता, उसको पता नहीं हो कि थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है। सर y इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू कोई y नहीं, है हाँ 1/12। एक मिनट तुमने ट्राई अच्छा किया राजा, एटलीस्ट ट्राई किया तो यू आर बेटर देन अदर्स। बट ये है ना क्योंकि इसे होते हैं जब थ्योरी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन उस पे बेस हमें ट्राई करना पड़ेगा ताकि समझ आए। तुम्हें थ्योरी समझ आया थोड़ा बहुत लेकिन क्वेश्चन ठीक से अप्लाई नहीं किए तुम। देखो हाँ सर यस अब बताइए प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 पे 1/12 है। प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1 पे 2/3 है। प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 4 पे 1/6 है। और प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 9 पे 1/12 है। ओके देखो फिर से थ्योरी देखो एक बार, जिन लोगों को अभी तक समझ नहीं आया क्योंकि मैंने क्वेश्चन तो कराया नहीं, मैं थ्योरी बताया, मैं बता रहा हूँ ट्राई करके देखो एक बार। चलिए तो जिन लोगों ने गलती किया कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सीख रहे हैं ना आप, अभी जैसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा फिर आप सीखेंगे, मैंने थ्योरी बताया जैसे। तो ये था कि मेरे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, पीएमएफ है, y फंक्शन ऑफ x है और आपको क्या करना है तो y बराबर gx है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो अब क्या करोगे, देखो प्रोबेबिलिटी एज इट इज है, प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज थोड़ी हो रहा है, बस ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है वेरिएबल यहाँ पे, जस्ट ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो चलो इसको ट्राई करते हैं। देखो अब जैसे आंसर दो लोगों ने बताए, बाकी लोग भी ऑब्वियसली कर दिए होंगे। सो सी तो यहाँ पे क्या करना है, इन्होंने तो बता दिया ही कैसे होगा। तो सबसे पहले आप देखो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, तो x की वैल्यूज है -3 -2 -1 0 1, ये सपोर्ट है, बाकी है ना जहाँ पे। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग y फाइंड करो, तो y क्या है, x स्क्वायर है, तो आप -3 का स्क्वायर करो 9। अच्छा आप जिन लोगों ने ट्राई किया गलत किया वो ज्यादा सीखेंगे देन दोज पीपल हु डिडंट ट्राई, क्योंकि होता है ना आपको पता है मिस्टेक आपने कहा तो क्विकली आप उसको सीख लेंगे, क्योंकि जब गलती पता हो ना तो आसान होता है ना उसको दूर करना, ये चीजें। सो 9 4 1 स्क्वायर कर रहा हूँ जस्ट मैं, अब 1 का -1 का 0 का स्क्वायर 0 1 का स्क्वायर ऑलरेडी 1 लिख चुका हूँ। तो जो सपोर्ट है आपके पास वो ये है y का, y की पॉसिबल वैल्यू जाएगी 0 1 9 4, जस्ट स्क्वायर कर दिया हमने x। सो अब मुझे इस पॉइंट पे मास चाहिए, जैसे इन्होंने फाइंड किया तो मैं देखता हूँ फाइंड करेंगे कैसे, ठीक है। तो जस्ट आप क्या करोगे, आपको चाहिए इन पॉइंट्स पे मास, जो y की पॉसिबल वैल्यूज है आपको उस पॉइंट पे मास चाहिए सिंपली, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग x निकालो। अब देखो यहाँ क्या ये तो कर रहे थे हम कि gx बराबर y, तो y की जगह आप gx रखो, यहाँ y एज इट इज है, ये y है अभी एज इट इज, जस्ट y को रिप्लेस किया मैंने इससे, जो y है उसको रिप्लेस किया gx से। अब x निकालेंगे,
तो यहाँ से आप देखो एक्स स्क्वायर 0 है तो एक्स बराबर 0 ही होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है एक्स बराबर 0 होने की। तो एक्स बराबर 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक्स बराबर 0 होने की प्रोबेबिलिटी जो वहाँ थी, अब एक्स बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी 1/12 थी, है ना, तो इस तरीके से तो 1/12 आ गया। प्रोबेबिलिटी y बराबर 1, तो y क्या है एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो x की वैल्यू ±1। अब यहाँ पे x 1 है तब भी x स्क्वायर 1 होगा, -1 तभी, तो दोनों प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी कि x 1 पे जो प्रोबेबिलिटी है और -1 पे प्रोबेबिलिटी, दोनों प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी, तब ऐड कर लो इसको। तो यहाँ से ऐड करोगे सो क्या आंसर आएगा, सो 1/6 + 1/2 कितनी आ जाएगी 2/3। बाकी लोग वेरीफाई कर लेना। x बराबर 4, सिमिलर वे में x स्क्वायर 4 है आपके पास, तो x की वैल्यू ±2। अब देखो यहाँ पे -2 पे मास तो है और +2 अदरवाइज में है एक्चुअली, तो वो 0 हो गया, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे -2 पे 1/6 है, +2 अदरवाइज में 0 है मास, तो यहाँ पे आंसर जस्ट आपका जो -2 वाला वो आएगा जस्ट, तो 1/6 आएगा। सिमिलरली 9 है तो x स्क्वायर 9 है, सो x की वैल्यू फिर से ±3, लेकिन यहाँ पे क्या है +3 -3 पे कितना मास है 1/12 और +3 पे 0, तो दोनों ऐड होगा, है ना, तो +-3 है ना, तो -3 पे तो 1/12 मास है ना, x को -3 पे 1/12 प्रोबेबिलिटी है, और जब +3 वाले पे नहीं है तो यहाँ जस्ट 1/3 + 0, सॉरी 1/3 क्यों लिख रहा हूँ, 1/12 + 0, ठीक है, -3 पे 1/12 थी ना, तो 1/12 + 0 हो जाएगी। तो ये आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, बताओ मुझे, इज इट फाइन और नॉट, नहीं सर। ठीक है ना, ओके है। तो मैंने सर प्रोबेबिलिटी को करा, हाँ वो तो कोई बात नहीं है, वही तो समझ जैसे यहाँ पे आपने रूट प्रोबेबिलिटी लगा दिया, ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी कॉमन रखना है, ब्रैकेट को सॉल्व करते चले आना है, तो डिस्क्रीट का ऐसे ट्रांसफॉर्म करना है इसे। चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं। सो आप लोग बाइनोमियल क्लास 12th में पढ़ चुके, तो मैं बाइनोमियल यूज कर रहा हूं, देखो। सो क्वेश्चन है एक कि लेट x इज बाइनोमियल, मान लो है 3,1/3 एंड, अब मैं y ले रहा हूं एंड y मान लो मेरा है 3 - x, देन ऑप्शंस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y इज बाइनोमियल 3,1/3, ऑप्शन बी बाइनोमियल 0,1/3, ऑप्शन सी बाइनोमियल 3,2/3, ऑप्शन डी बाइनोमियल 0,2/3। बताइए, अब ट्राई करके देखो। बाइनोमियल क्लास 12th में था, फिर भी जिन लोगों को आइडिया नहीं है तो मैं बस बता देता हूं आपको कि बाइनोमियल एनपी का मतलब होता है कि x बराबर अगर कोई वैल्यू मान लो स्मॉल x है, सो इसका पीएमएफ होता है NCx p की पावर x 1 - p, जिसको आप q भी बोलते हैं, दिस x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 अप टू n, तो ये बाइनोमियल np का पीएमएफ होता है। सो मतलब बाइनोमियल होता है कि अब n नंबर ऑफ ट्रायल्स है और ईच ट्रायल हैज 2 आउटकम्स, सक्सेस या फेलियर, हर ट्रायल पे सक्सेस का फेलियर स्मॉल p है, हर ट्रायल पे फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 - p है, तो आपसे पूछा जाएगा कि किसी पर्टिकुलर मतलब नंबर ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो x क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो n ट्रायल्स था तो सक्सेस में भी 0 और 1 और 2 और 3 अप टू n, तो 0 to n एनीथिंग, सो दे विल आस्क यू द मास, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ सक्सेस, कोई पर्टिकुलर पूछ लेगा r नंबर ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो NCR p की पावर r q की पावर n - r, q is 1 - p। एनीवे टेल मी द आंसर। और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, अब देखेंगे जैम गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस, इस कॉन्सेप्ट पे। हालांकि ये थ्योरम है, फिर से बता दो आप लोगों को, ये थ्योरम है जिसको मैंने क्वेश्चन बना दिया, मैं इसको एज थ्योरम लिखूंगा आगे। सो दिस इज अ थ्योरम एक्चुअली। सर ऑप्शन सी। ओके, बाकी लोग भी ट्राई करके देखिए, अभी आप वैसे ही करो जैसे मैंने सिखाया आपको, जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है उससे करके देखो। ये थ्योरम है, प्रूफ भी मैं करूंगा इसको, इन जनरल मैं इसके लिए थ्योरम लिखूंगा, तो प्रूफ भी करूंगा, तो वैसे ही प्रूफ करूंगा जैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
सो दिस इज अ थ्योरम. सो अभी थ्योरम लिखने से पहले हम लोग बाकी लोग, ठीक है, बाकी लोगों के लिए भी ओके. कोई दूसरा बताओ. एक लोगों ने, दो लोगों ने आंसर बताया. आई थिंक आप भी हो गया. ऋषभ, तथागत और सुचित्रिता, इन लोगों का हो गया. बाकी लोग सी है ना, ठीक है ना आपका भी. मतलब डिफिकल्ट नहीं है, देख लो आप. तो इसने कहा x जो है बाइनोमियल 3,1/3 है. तो सिंपल है, x की पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2, 3. मैं नोट, हाँ सी, ओके. तो सबका सी आया ना. सो अभी क्या है, बाइनोमियल 3,1/3 है. तो आपको पता है बाइनोमियल क्लास 12 में भी था, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ नोटेशन ये. सो यहाँ पे सिंपली क्या है कि x की वैल्यू 0 to n होती है. तो 0 to 0, 1 to 3 तक. अब y आपका क्या दिया हमने, 3 माइनस एक्स. तो जब x 0 है तो वैल्यू 3, जब 1 है तो वैल्यू 2, x जब 2 है तो वैल्यू कितना 1, और जब 3 है तो 0. तो y की वैल्यू 0, 1 to 3 आ गई. बट ये था कि जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू, आप मतलब y की पीएफ निकालनी है ना. तो मैं अगर y इज इक्वल टू 3 फाइंड कर रहा हूं मान लो, ठीक है. प्रूफ इन जनरल भी किया जा सकता है. मैं पर्टिकुलर पॉइंट पे दिखा रहा हूं आपको. इन जनरल भी किया जा सकता है कि y बराबर r ले लिया, उससे हो जाएगा. तो मैं प्रूफ करूंगा थ्योरम को उसमें. मैं अभी जनरल पर्टिकुलर दिखा रहा हूं. तो y बराबर 3, तो मतलब 3 माइनस एक्स बराबर 3, मतलब x इज इक्वल टू 0. ये मतलब हुआ ना. तो y, तो x इज इक्वल टू 0. अब x इक्वल 0 प्रोबेबिलिटी कितनी थी, तो x इक्वल टू 0 पे थी 3c0p. p क्या था हमारा, इसके लिए p 1/3 था. सो 1/3 की पावर 0 एंड 2/3 की पावर 3. अब आप देखोगे इसी को ठीक से चेंज करके कि मुझे अब y के लिए सोचना है कि में से कौन सा आएगा. तो y बराबर 3 है, तो मैं इसको ठीक से लिखूंगा. सो 3c0 किसके इक्वल रहेगा, 3c NCR बराबर NCR माइनस r ना. तो मैं इसको 3c3 भी लिख सकता हूं क्योंकि NC0 NC है ना. सो ये 3c0 3 एंड 2/3 की पावर 3 एंड 1/3 की पावर 0. अब यहां से आप देखोगे ओके, तो ये हो गया NCR p की पावर r क्यूब. तो y के रेस्पेक्ट में लिखना चाह रहा हूं मैं. तो आप यहां से नोटिस करो ओके, बाइनोमियल 3, यहाँ 2/3 है. हालांकि ये हो जाएगा. और भी पॉइंट पे आप चेक कर सकते हो. 2 पे चेक करो तो ऐसे ही x बराबर 1 आ जाएगी. 3 y को 1 रखो तो x बराबर 2 आ जाएगी. तो वैसे ही आपको दिख जाएगा. मैं डायरेक्टली थ्योरम लिख देता हूँ. सो थ्योरम ये है कि सो इफ x इज बाइनोमियल n, p, ठीक है. x क्या है, बाइनोमियल n, p है एंड y है n माइनस x, ठीक है. y है n माइनस x. देन जो y है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल n, 1 माइनस p. सो n कॉमन है, जस्ट p की जगह 1 माइनस p हो गया. प्रूफ, सो अगर आप प्रूफ देखेंगे जैसे मैं कह रहा था, सो मैं y बराबर r से स्टार्ट करता हूँ. सो y बराबर r मतलब n माइनस एक्स बराबर r, क्योंकि मुझे x का डिस्ट्रीब्यूशन पता है ना, y का डिसाइड करना है. तो यहाँ से स्टार्ट किया. सो इक्वल टू x इज इक्वल टू n माइनस r. और चूंकि x का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता है, y का प्रूफ करना है, तो मैं x का मुझे पता है ना. तो nc n माइनस r, p की पावर n माइनस r, q की पावर n माइनस r हो गया. nc n माइनस r इज सेम एज ncr. अब इसको q लिखो तो q इज नथिंग बट 1 माइनस p. आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं. सो दिस इज 1 माइनस p की पावर r एंड p की पावर n माइनस r. और ये कितना हो गया, इक्वल टू. तो यहां से ये आप देख पा रहे हैं ओके. सो दिस इज, तो यहां से क्या है NCR ना. तो यहां से आप ओके, मतलब सिंपली आप कंपेयर करेंगे फाइन. तो यहां से आप देखेंगे ओके, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू r, ये आ रही है. और आप बाइनोमियल का PMF ऑलरेडी जानते हैं. तो आप यहां देखेंगे NCR 1 माइनस p की पावर r, दिस माइनस. सो दिस यू विल सी ओके. सो हियर मींस y इज बाइनोमियल, n इज कॉमन,
बट इन प्लेस ऑफ p आई हैव 1 माइनस p, क्योंकि यहाँ जो r है तो यहाँ पावर r है, तो ये जो p होता है उसकी जगह 1 माइनस p है, सो p की जगह 1 माइनस p है। तो उसी ट्रांसफॉर्मेशन वाले तरीके से जो आपको सजेस्ट किया, मैं इस थ्योरम को प्रूफ किया। इज इट फाइन? बताइए जी, हाँ या ना? यस। चलिए, तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट का ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैम में पता नहीं ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट ढूंढना पड़ेगा, टाइम किल होगा, तो हम थोड़े आगे बढ़ते हैं, या कुछ क्वेश्चंस मैं बुक से लिख सकता हूँ आपके लिए, आप ऐसे कर लेंगे सॉल्व। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि लेट probability x is equal to 1/5 when x is -3 -3 -1 1 3 5। नहीं तो मुझे क्या लिखना चाहिए, 1/4 लिख देता हूँ। सो 1/4 लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरह से है, 0 अदरवाइज, मतलब ये है 0 अदरवाइज। अब आपसे मैं क्या पूछ रहा हूँ, देन या एंड, अगर मैं ऐसा पूछूं एंड y इज इक्वल टू, हमारे पास है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सो अगर मैं लिखूं 2x मान लो +1, देन या 2x जगह 2x की पावर 4 + 1, लेट्स से दिस। सो आपसे पूछा जाएगा देन फाइंड PMF ऑफ y। हालांकि डिफिकल्ट नहीं है, सो ट्राई करके देखो क्या आंसर आएगा। दिस इज नॉट डिफिकल्ट, डिस्क्रीट में आप ट्रांसफॉर्म इजीली कर लेंगे। So y का दो वैल्यू होगा 3 and 163, दोनों का प्रोबेबिलिटी हाफ। ओके, दोनों पे हाफ हाफ हो जाएगी, ठीक है। सो आप कहना चाह रहे हैं y बराबर 163, ऐसा कुछ? हाँ सर, जैसे PMF एक 3 सपोर्ट 3 and 163 पे हाफ आ रहा है। ओके, दूसरा क्या है? 3 पे भी हाफ, 3 ओके, 0 अदरवाइज। तो दिस इज द PMF ऑफ y, दिस इज द PMF ऑफ y। बाकी लोग एक बार चेक कर लीजिए। सो डिफिकल्ट नहीं है ना? फिर से, इज इट फाइन और नॉट? ठीक है ना? सिंपली x कैन टेक वैल्यू -3 1 -3 -1 1 3, तो आप पुट करेंगे तो यू विल गेट ओनली 2 वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दिस 4 वैल्यूज। तो मास ऐड हो जाएगा, जैसे -3 और 3 के करस्पॉन्डिंग सेम आंसर आएगा, तो 1/4 + 1/4 तो 1/2। -1 1 के करस्पॉन्डिंग सेम वैल्यू आएगी, तो उस पॉइंट पे मास 1/4 + 1/4, तो इस तरह इजी है, मतलब हो जाएगा। तो ये तो था, अभी जो हमने किया ये था ट्रांसफॉर्मेशन किसका? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। अब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या होगा? सो अब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, फिर से वही लॉजिक वही है
कि आपको x का पीडीएफ पता है, फंक्शन ऑफ x गिवन है, आपको पूछेगा कि y का पीडीएफ बताओ, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, सो आपके पास क्या होना है कि मान लो ऐसा है, लेट x be a continuous random variable with pdf fx of x। सो x कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जिसका pdf fx of x है, एंड y कोई gx के इक्वल है, सो y इज इक्वल टू gx कोई फंक्शन है। देन सो अब यहाँ पे दो अप्रोच, हमारे पास दो तरीका है, एक तो सीरीएफ मेथड है जो हमेशा काम करेगी, कोई किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो आप। दूसरा एक जैकोबियन मेथड है जो फॉर्मूला है डायरेक्टली। सो फॉर्मूला लगाने के लिए रेस्ट्रिक्शन है कि ये जो जी फंक्शन है ये मोनोटोनिक होने चाहिए, तभी वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला हमेशा काम नहीं करेगा, वो करेगा मोनोटोनिक फंक्शन पे, सपोर्ट ऑफ जो रैंडम वेरिएबल एक्स है उस पर मोनोटोनिक फंक्शन होने चाहिए। मोनोटोन मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पूरे इंटरवल पे होनी चाहिए, तब अदरवाइज आपको सीरीएफ अप्रोच से जाना पड़ेगा। सो क्या तरीका है, सो देन आपको क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ वाई, आपसे ये पूछा जाता है, या पूछा जाता है व्हाट इज द सीडीएफ ऑफ वाई, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। सो हाउ टू डिसाइड, तो इसके लिए ठीक है, मान लो दोनों पूछ लिया। तो मैंने कहा दो अप्रोच है ना, एक तो है कि हमारे पास यू स्टार्ट विद द सीडीएफ ऑफ वाई, आप क्या करोगे, वाई के सीडीएफ से स्टार्ट करो। सो कोई भी क्वेश्चन हो, आपको वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, यू जस्ट स्टार्ट विद द सीडीएफ ऑफ वाई। तो वाई के सीडीएफ से स्टार्ट करोगे, सो व्हाट इज डेफिनेशन, कैपिटल वाई लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई, ये डेफिनेशन है उसका। कैपिटल वाई क्या है आपका, जी एक्स, सो जी एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, और जी एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि जी फंक्शन कैसा है, उसके हिसाब से यहाँ कोई इंटरवल आएगी। अब यहाँ x बिलोंग्स टू कोई इंटरवल होगा, अब देखना पड़ेगा कैसा इंटरवल है, किस है। अगर मोनोटोन है तो उस हिसाब से, मान लीजिए जी इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये डायरेक्टली तुम लिख पाओगे, सो यू कैन डायरेक्टली राइट x ना, यहाँ पे जाएगा x लेस देन इक्वल टू, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है सो यू कैन डायरेक्टली राइट x लेस देन इक्वल टू जी इनवर्स y। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हो जाएगा x मोर देन इक्वल टू जी इनवर्स y। अगर दोनों मिक्स्ड है या मतलब मोनोटोनिक नहीं है, तो आपको फिर देखना पड़ेगा क्या इंटरवल है, उस इंटरवल के हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये जनरली मैं आगे कुछ नहीं लिख सकता, तो बस यहाँ पे ये है कि डिपेंड करता है जी फंक्शन कैसा है। तो यहाँ मैं ऐसा लिख देता हूँ कि मान लो जी बिलोंग्स टू सम इंटरवल i, कोई इंटरवल होगा, या i1 यूनियन i2 समथिंग, कोई सेट i है, सॉरी नॉट जी x, तो यहाँ से कुछ आएगा x बिलोंग्स टू दिस। सो x किसी इंटरवल में बिलोंग करेगी, या इन यूनियन ऑफ इंटरवल होगा कुछ इस तरह से, कोई सेट होगा, है ना। सो मान लो मैं s लिख देता हूँ, सो बिलोंग्स टू सम सेट s, क्या लिखना चाहो, कोई भी सेट लिख लो, मान लो सेट b, सेट a, कुछ भी। अब आगे चूंकि आपको x, मान लो x आ गया सपोज 1 से 2 में, तो कुछ नहीं करना, तुझे पीडीएफ पता है तो पीडीएफ को इंटीग्रेट कर लेंगे उस नोट में, तो क्या हो जाएगा इससे, इसको कैलकुलेट जब आप करोगे, सो नाउ यू हैव सीडीएफ ऑफ y। अब बताओ y चूंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल अगर है, तो उस केस में हाउ टू फाइंड पीडीएफ फ्रॉम अ सीडीएफ इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, क्या होगा, डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये एक अप्रोच ये है, ठीक है, एक अप्रोच ये है कि आप इससे कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, जैसे मैं एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो ये ओके ना सबको, जैसे वहां हम पीएमएफ से काम कर रहे थे, डिस्क्रीट में क्या कर रहे थे, पीएमएफ से कर रहे थे हम, सिंपली कि y का पीएमएफ से स्टार्ट किया, देन सिंपलीफाई करके x के पीएमएफ तक पहुंचे, और x का पीएमएफ गिवन था तो यूज किया, तो y का पीएमएफ आ गया, वही चाहिए मुझे। यहाँ पे क्या है, आपको y के सीडीएफ से स्टार्ट करना है, यू स्टार्ट विद द सीडीएफ ऑफ y। आप हालांकि पीडीएफ निकालना y का तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू स्टार्ट विद द सीडीएफ ऑफ y। अब उसको सिंपलीफाई कर करके यहाँ x के टर्म में आ गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी इंटरवल पे x बिलोंग्स टू, तो मुझे x का पीडीएफ पता है, मैं उसको इंटीग्रेट कर लूंगा, सिंपल, तो उससे आ जाएगा, नहीं तो सीडीएफ टर्म में कुछ आ जाएगा। तो आगे कैलकुलेट करके फंक्शन पे डिपेंड करेगा क्या है, और उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या होगी। अब देखो, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आसान सा क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन ये है, जैसे आज वाला ही क्वेश्चन था वो मैं लिखता हूँ, जो अभी मैंने यूज क्वांटाइल मीडियन वाला था वो लिखता हूँ।
So let x be a random variable with PDF याद दिलाओ मुझे कोई क्या था, अल्फा लैम्डा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स की पावर अल्फा एक्स मोर देन 0, आगे था अल्फा मोर देन 0 लैम्डा मोर देन 0, ये तीनों पैरामीटर्स भी मोर देन 0 थे, 0 अदरवाइज। ये वो क्वेश्चन बात कर रहा हूँ जब स्टार्ट किया था हमने आज क्लास कि मीडियन 1 के इक्वल था और थर्ड क्वांटाइल 2 के इक्वल था, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड लैम्डा, तो वो क्वेश्चन था, मैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा के दिखा रहा हूँ आपको। सो मेरे पास ये x का पीडीएफ है, अब y मैं आपको दे रहा हूँ x की पावर अल्फा, ठीक, अल्फा कोई नंबर है, आप अल्फा हम फिक्स कर सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कि अभी ठीक है जनरल है। अब आपसे पूछा जाएगा देन पीडीएफ ऑफ y इज, जैसे मैं ऑप्शंस बना दूं कि fy ऑफ y जो होगा लैम्डा e की पावर लैम्डा y लैम्डा मोर देन 0, या बी ऑप्शन हो सकता है कि fy ऑफ y इज अल्फा e की पावर माइनस अल्फा y, या वैसे लिखना ठीक नहीं है, सो अल्फा लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा y लैम्डा मोर देन 0, इस तरीके से कुछ। सी ऑप्शन है fy ऑफ y बराबर आ जाएगी e की पावर माइनस लैम्डा y लैम्डा मोर देन 0, लैम्डा क्यों लिखा हूँ, लैम्डा मोर देन 0 तो होगा ही, मुझे y के बारे में लिखना है। और डी ऑप्शन है आपके पास कि fy ऑफ y बराबर ठीक है, या y की पावर अल्फा माइनस 1 y मोर देन, मान लो इस तरह से हमें बना दिया ऑप्शन। अब चूंकि आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि हमने किया है, या नहीं तो भी कर सकते हैं आप ट्राई। सो देखो हम इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। सो यहां से क्या होगा, ठीक है, क्या आंसर होगा ऐसे पता आप लोगों को बता सकते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन, ए? देखो हम इसको प्रूव करते हैं, है ना, आंसर तो दिख जाएगा, तुम्हें प्रूव करके देखते हैं। सो हमने क्या किया, कहां से स्टार्ट करोगे, यू विल स्टार्ट विद सीडीएफ ऑफ वाई। जब आपको प्रूव करना है यू स्टार्ट विद द सीडीएफ ऑफ वाई, वाई एक्स की पावर अल्फा, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, अल्फा को 2 रख दोगे स्क्वायर हो जाएगा, उसके हिसाब से आ जाएगा, तो अभी ठीक है। सो मुझे चाहिए, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी कैपिटल वाई लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई, सो प्रोबेबिलिटी एक्स की पावर अल्फा लेस देन इक्वल टू वाई, सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू वाई की पावर 1 बाई अल्फा। अच्छा ये मैं क्यों कर पाया ऐसा, क्योंकि x मोर देन 0 है, और x मोर देन 0 है, सो पॉजिटिव x के लिए x की पावर अल्फा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, आप चेक कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव करोगे आप तो पॉजिटिव ही रहेगा स्टिल, है ना, क्योंकि x मोर देन 0 अल्फा ही मोर देन 0 है, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अल्फा सीधा सीधा उधर शिफ्ट हो जाएगा बिना इक्वलिटी चेंज हुए। तो अभी क्या हुआ, और इसको मैं लिख सकता हूं CDF ऑफ x, क्योंकि यहाँ x लेस देन इक्वल टू है ना, CDF ऑफ x और y की पावर 1 बाई अल्फा। यहाँ से मुझे क्या मिला एक्चुअली, मैं इंटीग्रेट नहीं किया, मैं जस्ट CDF के टर्म में लिख दिया, तो मैंने अभी y के CDF और x के CDF में एक रिलेशन निकाल दिया। तो मतलब मेरे पास अब क्या, ध्यान दो आप, आपके पास अब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि CDF ऑफ y जो है इक्वल है CDF ऑफ x y की पावर 1 बाई अल्फा। देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ y है यहाँ x है, तो ये सफिक्स में y का मतलब y का CDF है, सफिक्स में x का मतलब x का CDF एक्चुअली, ठीक है। तो
अब आप क्या करोगे, आपको क्या चाहिए, एक्चुअली y का CDF आ गया, लेकिन मुझे चाहिए y का PDF। सो क्या करेंगे इसके आगे, डिफरेंशिएट। सीरीएफ आप जानते हो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में सीरीएफ का डेरिवेटिव पीडीएफ होता है, तो यू डिफरेंशिएट इट। सो डिफरेंशिएट करोगे, सो एफ वाई ऑफ वाई, तो इसको डिफरेंशिएट करके देख लो। सो एफ एक्स ऑफ वाई की पावर 1 बाई अल्फा, ठीक है, तो इसका y का CDF है, तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो जस्ट y का PDF हो गया। यहाँ x का CDF है ये, तो पहले तो x का PDF होगा इनटू, अब ये y की पावर 1 बाई अल्फा के डेरिवेटिव होगा। एक मिनट, मैंने सही लिखा ना, अल्फा वगैरह तो क्या बनेगा 1 बाई अल्फा ना, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, y की पावर 1 बाई अल्फा का डिफरेंशिएट अभी करना, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो कैपिटल F का डेरिवेटिव है चेन रूल, सो 1 बाई अल्फा y की पावर 1 बाई अल्फा माइनस 1। ओके, और अब क्या करो, आप x के PDF पता है आपको, उस x के PDF में जहां जहां स्मॉल x है, स्मॉल x की जगह यू रिप्लेस y की पावर 1 बाई अल्फा, तो जहां जहां स्मॉल x है यू रिप्लेस y की पावर 1 बाई अल्फा, रिप्लेस करके देखो क्या आएगा। सो रिप्लेस करो y की पावर 1 बाई अल्फा, 1 माइनस e टू पावर माइनस लैम्डा लॉग, ठीक है ना, आप सॉल्व करके देख लो आ जाएगा, 1 माइनस नहीं आएगा। सो यू जस्ट इसमें जो है अल्फा लैम्डा x की जगह रखोगे y की पावर 1 बाई अल्फा, ऊपर है अल्फा माइनस 1, मैं यही PDF लिख रहा हूँ, जस्ट e की पावर माइनस लैम्डा, x की जगह y की पावर 1 बाई अल्फा, पावर में अल्फा, एंड यहाँ से आ जाएगा। अब आपको देखो सपोर्ट भी चेंज करना है, तो यहाँ x मोर देन 0 था, अब मुझे पता है कि y x की पावर अल्फा है, अल्फा पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू मोर देन 0 है, तो y भी मोर देन 0 होगी, तो इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। सो यहाँ से क्या करो, इक्वल टू, यहाँ से इक्वल टू लिखोगे तो क्या आ जाएगी, सिंप्लीफाई कर लो सिंपली, है ना। चेक करो मैं कहीं, अच्छा ये वाला है क्या ना वैल्यू, अभी बस मैं PDF ही लिखा है, अभी ये वैल्यू आ गई 1 बाई अल्फा y की पावर 1 बाई अल्फा माइनस 1, पूरी नहीं लिखी ना, अभी PDF लिखा मैंने, यही वाला PDF लिखा, जस्ट x की जगह y की पावर 1 बाई अल्फा इनटू दिस क्वांटिटी, सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगी, तो ये अल्फा अल्फा कट गया, और जस्ट सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा लैम्डा y की पावर, नहीं ये तो कट जाएगा यहाँ से, उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, चेक करना, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा बस e की पावर माइनस लैम्डा y, देखो यही आया, और आपको ध्यान रखना y मोर देन 0, तो ये आ गया PDF ऑफ y जो कि आपको चाहिए। सो फाइनल आंसर इज दिस। अब किसी को इसमें डाउट है तो आप पूछो मुझे, कहाँ डाउट है। आई स्टार्टेड विद द CDF ऑफ y, तो y और x के CDF में रिलेशन आ गया, हमने इसको डिफरेंशिएट किया y के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है ना, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के देखो, टाइम है कि नहीं, हाँ अभी एक क्वेश्चन और कर सकते हैं हम लोग। सो एक और क्वेश्चन करते हैं कि लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल with PDF fx is equal to 1 when x between 0 and 1, 0 otherwise, and y की वैल्यू है -2 log x with base e, then PDF of y is, so ऑप्शन ए है, y का PDF पूछ रहा है, ठीक है। सो क्या जानते हो तुम लोग,
1/2 e की पावर y/2 y मोर देन 0, 2 की पावर माइनस y/2 y मोर देन 0, e की पावर माइनस y मोर देन 0, d नन ऑफ दीज। सो हालांकि ये भी थ्योरम है, जो लोग पहले से जानते हैं, ये थ्योरम है हालांकि, और इसको मैं अभी क्वेश्चन बना रहा हूँ। बहुत यूजफुल थ्योरम है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जैम में, डिफरेंट ट्विस्ट करके। बताइए। सो चाहे टाइम चूंकि खत्म हो रहा है तो मैं खुद ही सॉल्व कर देता हूँ, है ना। तो क्या करेंगे, मेरा पास y बराबर -2 log x है। देखो सबसे पहले आप चेक कर सकते हो ये मोनोटोनिक है कि नहीं। तो मोनोटोनिक फंक्शन के लिए इजी सा दूसरा फॉर्मूला भी जो मैं कल लिखूंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तो उससे डायरेक्टली हो जाएगा, एक लाइन में हो जाएगा क्वेश्चन ये सॉल्व। पिछले वाला क्वेश्चन भी मोनोटोनिक था, ये भी मोनोटोनिक है फंक्शन, तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। अभी इतना कर रहे हैं क्योंकि एक अप्रोच सिखा रहा है आपको, दूसरा मेथड। सो इसका यूज मेनली क्या, मॉड x में लिख देता है यहाँ पे, तो फिर मोनोटोनिक नहीं है मॉड x ना, हालांकि इस इंटरवल पे है, लेकिन अगर -1 से 1 में वैसा रहेगा तब दिक्कत होगी। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करके देख लो। सो -2/x आ जाएगी, तो इसका मतलब x पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब जो gx है वो डिक्रीजिंग है, y जो है डिक्रीजिंग है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। इसका मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं यूज करूंगा। देखो सो CDF ऑफ y, सो y लेस देन इक्वल टू y, सो प्रोबेबिलिटी -2 log x लेस देन इक्वल टू y। अच्छा इस क्वेश्चन में इसको यूज नहीं करूंगा मैं, अभी यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, आगे यूज करेंगे अभी, ठीक है। सो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करो, प्रोबेबिलिटी, अब देखो log x, अब यहाँ मोर देन इक्वल टू हो जाएगा -y/2, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर को मैं राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो नेगेटिव राइट में जाएगी तो इक्वलिटी चेंज, तो यहाँ से क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी x, अब log इंक्रीजिंग है, सो e की पावर -y/2। अगेन यू सी, इसको मैं लिख सकता हूँ x लेस देन e की पावर -y/2, क्योंकि x एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 - CDF एट e की पावर -y/2। तो यहाँ से क्या मैंने डिराइव कर दिया, यहाँ से मैंने ये डिराइव कर दिया कि जो y का CDF है वो इक्वल है, सो यहाँ से मेरे पास क्या आया, सो मेरे पास आया कि CDF ऑफ y, ये लिख देता हूँ मैं। सो यहाँ से फाइनली मैंने डिराइव किया y का CDF जो है 1 - CDF ऑफ x e की पावर -y/2 है। अब मुझे y का CDF मिल चुका है, मुझे PDF चाहिए, तो मैं डिफरेंशिएट कर लूंगा इसको y के रेस्पेक्ट में। सो कैपिटल Fy का डेरिवेटिव स्मॉल fy, कैपिटल Fy CDF है, स्मॉल fy, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज, कैपिटल Fx स्मॉल fx e की पावर -y/2, और ठीक है ना, तो कैपिटल F दिस, अब e की पावर -y/2 का डेरिवेटिव माइनस e की पावर -y/2 इनटू दिस, मतलब माइनस मतलब ये वही बात है, -1/2, ठीक है। सो अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। अब x का PDF यूज करो, तो PDF क्या है, x का 1 है, कब x 0 से 1 बनाए दो, सो PDF इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, x चाहे कुछ भी हो, तो ये फाइनल क्या आ गया, फाइनल आ गया 1/2 e की पावर -y/2। अब मुझे आप लोग बताओ, मुझे यहाँ पे, हालांकि मैंने PDF से ही डिसाइड कर लोगे आप, लेकिन मैं अगर क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करता है यहाँ पे कि 1/2 एंड y इज ए रियल नंबर, मान लो ऐसा लिख देता मैं, सो हाउ विल यू डिसाइड, मुझे बताइए x 0 से 1 में है, फाइन, और y है -2 log x, तो कोई मुझे बताओ व्हाट इज द रेंज ऑफ y, y कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगी। तो सिंपली आप चेक, डिक्रीजिंग फंक्शन था ये, तो 0 रखेंगे तो log 0 -∞ होता है, प्लस ∞ चली जाएगी, और 1 रखेंगे log 1 0 होती है, तो 0 से ∞ हो जाएगी, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा खुद ही। सो y की वैल्यू मोर देन 0 है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हालांकि आप जानते हो एक्सपोनेंशियल में तो मतलब बहुत सारे तरीके हैं डिसाइड करने के। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, आज कुछ क्वेश्चंस किए क्वांटाइल पे, मीडियन पे, फिर हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्रीट में कैसे करेंगे, कॉन्टिन्यूअस में कैसे करेंगे। सो अभी एक मेथड कॉन्टिन्यूअस का देखा, दूसरा मेथड भी है, तो ये जो मेथड है ये सिंपल CDF मेथड है, CDF को यूज करके कि y का आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, x डिस्क्रीट है तो सीधा y के PMF से स्टार्ट करो, x अगर कॉन्टिन्यूअस है तो y के x कॉन्टिन्यूअस है तो y के CDF से स्टार्ट करो, एंड देन यू सॉल्व। द सेकंड मेथड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जैकोबियन मेथड बोलते हैं उसको, 1 वेरिएबल का, 2 वेरिएबल में भी जैकोबियन मेथड है, तो वो फॉर्मूला है डायरेक्टली मोनोटोनिक फंक्शन के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।
गुड नाइट, है ना? थैंक यू सर। जी, तो अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कोई कुछ भी बाहर का भी हो तो। यस मतलब ऐसे तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि क्वांटाइल किसी वैल्यू पे होती है। सो उसमें ऑप्शन ट्रू था फॉल्स था, क्या था? थर्ड क्वांटाइल ना। अच्छा, आंसर हमने मैच किया क्या? आंसर भी मैच करेगा ही उसमें, आंसर भी मैच करेगा हालांकि, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है उसका मतलब एक्चुअली वो क्वार्टाइल होना चाहिए। आप सही कहना चाह रहे हैं, क्वार्टाइल होना चाहिए। यस सर क्वार्टाइल। क्वार्टाइल मुझे भी यही लगता है, लेकिन एक्चुअली क्वार्टाइल इज स्पेशल केस ऑफ क्वांटाइल। तो कहीं कुछ चीजें क्या होती है ना, कुछ चीजें जैसे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होती है कि लाइक जैसे आप थर्ड क्वांटाइल लिखा, थर्ड क्वार्टाइल लिखा, तो यू शुड अंडरस्टैंड ओके थर्ड का मींस व्हाट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो मतलब वही है। इसलिए हमने हमारे पास दिमाग में वो है कि यस वो मीनिंग वही है। लेकिन हाँ एग्जैक्टली जो हम लोग टर्म्स पढ़ते हैं, सो क्योंकि देखो पीएथ क्वांटाइल जब होता है ना, और एक दूसरा मीनिंग ये भी है कि जैसे कहीं आप पीएथ क्वांटाइल लिखते हो, जैसे मैं डिफाइन किया था पीएथ क्वांटाइल, तो यहाँ फिक्स है कि पी की वैल्यू 0-1 के बीच ही होगी इनफैक्ट, है ना, इस तरीके से। सो ये फिक्स है कि 0-1 के बीच ही होगी। तो जब थर्ड क्वांटाइल बोला तो ऐसा नहीं हो सकता पी की वैल्यू 3 होगी, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, सो पी 3 नहीं होगी, मतलब वही है, अगर लिखा है थर्ड क्वांटाइल या क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर 1/3 ऐसा लिखा रहेगा अगर पी 1/3 होगा तो। सो है ना, ये इसी बुक में इसीलिए यही लिखा रहता है क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर पी। सो इसका मतलब P3 हो जाएगा, P 0 से 1 के बीच रहेगी, ये है। तो P विल नॉट, क्वार्टाइल इंटरप्रेट करेंगे। हाँ मतलब क्वार्टाइल ही है, यस। एक बार तुम कह रहे थे पर आंसर में मैच कर लेता हूँ। आंसर हालांकि क्योंकि 4 ऑप्शन था, नॉन ऑफ दिस तो था ही नहीं, उनमें से एक आएगा। हमने जो किया वो सही है, मैच कर सकते हैं ऐसे तो सही है एक्चुअली, क्योंकि कोई और तो आएगा नहीं, क्योंकि थर्ड क्वांटाइल का मतलब वही है। हमने कितना रखा था 4/3 कितना 2/, कितना रखा था 3/4 ना, 3/4 रखा था ना। 1/4 फर्स्ट क्वार्टाइल, 2/4 सेकंड क्वार्टाइल, 3/4 थर्ड क्वार्टाइल एंड 1 फोर्थ क्वार्टाइल, तो वही क्वांटाइल लिखा है, तो मतलब उनका वही इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।